ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर दिए थे? लास्ट लेक्चर में हम लोग ए बाबा, मैं याद करके आया हूँ घर से, मेरे को तो बोल लेने दे। हाँ, लेकिन लास्ट टाइम नहीं हुआ था ना बंद इसके तो। ठीक है, तो ये दो ऑपरेटर हम लोग कंप्लीट कर दिए थे, अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है अपना लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर देखो, कौन कौन 12th में मैथ्स में लॉजिक पढ़ा है? अरे मतलब थोड़ा बहुत किसको पता है? और कौन ऐसा है जो मतलब एकदम ही नहीं पढ़ा? तो फिर वो हिसाब से मैं उसको स्टार्ट टू एंड पढ़ाऊंगा। कितने लोग हैं जो लोग बिल्कुल नहीं? एक दो। अबे तू तो इंजीनियर। अच्छा, कॉमर्स, ओके। एक दो इधर। मतलब कॉमर्स वाले तो कॉमर्स वाले को तो लेकिन मैथ्स होता है ना, लॉजिक वाला। ओके, ठीक है। तो देखो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है समझ लो। चलो चलो इधर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है समझ लो। लॉजिकल ऑपरेटर में ना तुम्हारे पास एंड, और, नॉट, ये जो साइन डाला है ना मैंने, एम परसेंट, और ये नॉट, ये जो है ऑपरेटर जो है यूज होते हैं। अब इसकी मीनिंग क्या है, इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे? देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन ये मेरे को समझ में आता है कि मैं अरिथमेटिक परफॉर्म करने के लिए एडिशन करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा, मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ये चीज मेरे को समझ में आती है। उसके बाद रिलेशन ऑपरेटर मेरे को ये समझ में आता है कि दो वैल्यू के कंपैरिजन के लिए मैं करूंगा, मेरे को किस देखना है, ये वैल्यू इससे छोटी है या बड़ी है, या इसके इक्वल है या इसके बराबर है। ठीक है, तो ये चीज मेरे को समझ में आती है रिलेशनल ऑपरेटर में। लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग क्या करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग दो दो कंडीशंस को, मतलब दो कोई पर्टिकुलर कंडीशन को जोड़ देते हैं। अब दो कंडीशन को जोड़ने का मतलब क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल, तो दो कंडीशन जोड़ने के लिए हम लोग या तो एंड यूज करते हैं, या तो नॉट यूज करते हैं, या तो और यूज करते हैं। अब यहाँ पे कैसे इसको कैसे मैं एलोबरेट कर सकता हूँ वो देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ से दो बंदे गुजरे बात करते हुए। अब वो दो बंदे गुजरे, वो दो बंदे को देख के एक का नाम है लेट्स से ए, ये एक प्रॉपर नेम ले लेता हूं। एक का नाम है फहद, एक का नाम है फैसल। ठीक है, दो बंदे हैं, दोनों जा रहे हैं। अब मैं क्या बोलता हूं कि मैं एक बंदे को मैं पहचान लिया, लेकिन दूसरे बंदे को मैं नहीं पहचान पाया। तो मैं क्या बोला? या तो फहद जा रहा है या तो फैसल जा रहा है। ठीक है, ये एक सेंटेंस में बोला, जिसमें क्या हो गया, पहला सेंटेंस भी मेरा सही था और दूसरा सेंटेंस भी सही था। अब दूसरे सेंटेंस में मैं क्या बोलता हूं? या तो फहद जा रहा है या तो एक्स वाई जेड कोई और जा रहा है। या बोल रहा हूँ, या मतलब वो उर्दू वाला या, इंग्लिश वाला और। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो या मैं यूज किया। अब मेरा पहला सेंटेंस में तो दोनों ही करेक्ट है, तो ओवरऑल सेंटेंस मेरा करेक्ट ही होगा। दूसरे सेंटेंस में आ गया, मैं दूसरे सेंटेंस में आके मैं क्या बोला? या तो फहद जा रहा है या तो साकिब जा रहा है। ठीक है, आ गया, बैठ जा भाई, है चेयर, दिस वन। एक तो मैं इतना लेट, ऊपर से उसमें तो लेट में भी लेट। लगा ले, वहीं लगा ले, वो भी खराब है क्या? नहीं यार, वो सही है। आमिल पकड़ लेना गिरेगा तो। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस में मैं क्या बोला? या तो फहद जा रहा है या तो साकिब जा रहा है, ऐसा। अब दूसरा बंदा साकिब नहीं है, मेरा पहला सेंटेंस सही है, दूसरा गलत है, फिर भी इंटायर सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा इंटायर सेंटेंस? मैं बोलूंगा मैं या बोला था ना, मैं या बोला था, या तो फहद या तो साकिब, तो फहद तो था ना। मेरी बात समझ लो, ये चीज समझी? ऐसा ऐसा हम लोग करते, ऐसा कौन करता है? ऐसा ऐसा करते हैं लॉयर लोग, वकील लोग। ठीक है, लॉजिकल बात करने का। तो जब हम लोग ऑल बोलते हैं या हम लोग या बोलते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? अगर तुम्हारे दो सेंटेंस में से कोई भी एक सेंटेंस सही है, तो ओवरऑल सेंटेंस हो जाता है सही। और अगर मैं ऐसा बोलूं, फहद और साकिब जा रहे हैं, तो ये ओवरऑल गलत। जबकि मैं एक सेंटेंस मेरा सही है, वो एक बंदा फहद है, लेकिन मैंने और लगाया उर्दू, एंड लगाया इंग्लिश का, एंड बोल रहा हूं मैं। तो एंड के केस में जब तक वो दोनों नहीं रहेंगे,
तब तक ओवरऑल सेंटेंस मेरा सही नहीं होता है। तो ये चीज को हम लोग कैसे समराइज कर सकते हैं? अगर तुम और यूज करते हो, अगर तुम और यूज करते हो तो तुम्हारा सेंटेंस तभी फॉल्स होगा। इससे कैसे कम कैसे पड़ गई जगह? कुछ बेंच कम है क्या? छः, सात। आज कौन न्यू है? आज कौन न्यू है? कहाँ बैठेगा? मेरी चेयर दूं? क्या नाम है सलमान? है क्या उधर चेयर? क्या हुआ? टूटी है? क्या डिस्टर्बेंस है यार। चेयर सही है, लोग ज्यादा हो गए। एक तो यहाँ आमिल बढ़ गया। चेयर लेके आना आपको कल से घर से। तो इसको हम लोग कैसे समराइज कर सकते हैं? जब भी हम लोग इंग्लिश का एंड यूज करते हैं, एंड, AND, एंड, ठीक है। एंड यूज करने से क्या होता है? अगर तुम दोनों सेंटेंस सही बोलोगे ना, मतलब दोनों या मल्टीपल सेंटेंस, अभी मैं दो है तो मैं इसके लिए दो के एग्जांपल दे। जब तुम दोनों सेंटेंस सही बोलोगे ना, तभी तुम्हारा ओवरऑल सेंटेंस सही बनता है। और में कैसा होता है, जब तक तुम दोनों सेंटेंस गलत नहीं बोल देते तब तक तुम्हारा ओवरऑल सेंटेंस गलत नहीं होता है। इसको कैसे समराइज करते हैं हम लोग? तो इसको है ना एक टेबल के फॉर्म में हम लोग बताते हैं। तो ये टेबल कैसा होता है? लेट्स से मेरा फर्स्ट जो सेंटेंस है वो ए है, ठीक है, और मेरा सेकंड सेंटेंस जो है वो बी है, और ये मेरा ओवरऑल रिजल्ट जो है वो आर है, ठीक है। तो अगर पहला सेंटेंस, हाँ, और ये टेबल ये ए और बी के बीच में क्या है? ए और यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ए एंड बी, एंड की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें क्या होता है ए एंड बी के केस में? जब तक ए और बी दोनों ही मैं गलत ना बोल दूं, सॉरी, जब तक दोनों ही मैं सही ना बोल दूं तब तक के वो पूरा सेंटेंस सही होगा नहीं। तो एंड के केस में इसको हम लोग बोलते हैं कि जब तक ये ट्रू ना हो और ये ट्रू ना हो तो ये ट्रू नहीं होता। तो ये केस में, और बाकी ऑल सिचुएशन में ये फॉल्स हो जाता है। ऑल सिचुएशन में ये फॉल्स होगा। इसको इसको ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं वो समझ लो। हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन, लेट्स से हम लोग जब अभी कोड करेंगे ना, तो कोड में बहुत सारी कंडीशंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको बोला कि एक से लेके 1 से लेके 100 के बीच में वो ऑल नंबर्स फाइंड करके दिखाओ जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। 3 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। तो इसको कैसे, ये कंडीशन को तुम कैसे लॉजिक के फॉर्म में लिखोगे? इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा? पहले वो नंबर को 3 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या। फिर वही नंबर को मेरे को 5 से भी डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा हो रहा है। अगर ये दोनों ट्रू होगा तो बीच में क्या आएगा? एंड।
अब मैं सेंटेंस थोड़ा सा बदल दिया, अगर मैं तुमको बोला कि मेरे को ऑल वो नंबर बताओ जो 3 या 5 दोनों से डिवाइड, 3 या 5 से डिवाइड होते हैं, वो नंबर की लिस्ट बताओ, तो उस टाइम पे तुम क्या करोगे? ऑल। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो जो हम लोग जैसा बोलते हैं ना लॉजिकल वे से, तो उसको लॉजिक में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है वही लॉजिकल ऑपरेटर रहता है। तो अब यहाँ पर नॉट तो एकदम सिंपल है, नॉट का तो कोई वो ये है ही नहीं। नॉट में अगर ट्रू है तो नॉट लगाओगे तो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, मतलब वो उसको निगेशन बोलते हैं। वो क्या कर देगा? ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो उसके एग्जाम्पल मैं बता दूंगा प्रोग्रामिंग में, तो वो तुमको समझ में आ जाएगा, उसको ज्यादा कुछ लॉजिक से समझने की जरूरत भी नहीं। ये लॉजिक बिल्ड करने के लिए जब हम लोग के पास सेंटेंस आता है, रिक्वायरमेंट आती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आती है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? वहां पे हम लोग एंड और नॉट को यूज करते हैं। जैसे मैंने तुमको बोला कि मेरे को 1 से लेके 100 के बीच में ऑल वो नंबर्स बताओ जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। मैंने वर्ड दोनों यूज किया, तो इसको लॉजिकल वे में तुम क्या बोलोगे? वो ऐसे नंबर जो 3 से भी डिवाइड होते हैं एंड 5 से भी डिवाइड होते हैं। ठीक है? और अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं कि 3 या 5 दो किसी कोई एक में से भी डिवाइड होने वाला नंबर रहेगा, तो उसकी लिस्ट मेरे को निकाल के दे दो, तो उस टाइम पे तो कोई एक का मतलब क्या हो गया? दैट इज योर ऑल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऑल और एंड का फंडा क्या है? तो ऑल और एंड हम लोग जो सेंटेंस में बोलते हैं, वो हमको लिखना होता है प्रोग्रामिंग में, तो ये ऑपरेटर्स का मेरे को यूज करना पड़ता है। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। ठीक है? जब प्रैक्टिकली ये चीज आएगी ना, तब तुमको जो है वो ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी अभी तो फिलहाल मैं प्रैक्टिकल नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि मैं ब्रांचिंग वगैरह नहीं पढ़ाया हूँ। बिना बिना इफ के लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो जो इफ है, वो जो इफ एक कंसेप्ट होता है, वो आएगा तुम्हारा ब्रांचिंग के अंदर। तो ब्रांचिंग जब आएगा तो वो इसके साथ में इसका प्रैक्टिकल मैं करवा दूंगा। तो यहाँ पे सिर्फ समझना क्या है तुमको एंड के केस में, तो इसको छोटा सा ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ये कि अगर टी एंड टी है तो ही टी आएगा। टी मतलब ट्रूथ वैल्यू, करेक्ट। ठीक है? और और के केस में क्या होगा? एफ और एफ है तो ही एफ आएगा। तो, तो और के केस में अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। जैसे मेरे पास 4 कंडीशन है, ठीक है? मेरे पास 4 कंडीशन है, कंडीशन 1, कंडीशन कुछ भी कंडीशन है, ऐसा सॉरी, कंडीशन 1, कंडीशन 2, और ऑल कंडीशन का रिटर्न टाइप या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। ये भी हम और ट्रू और फॉल्स रिटर्न होने वाले ऑपरेटर कौन से है मेरे पास? ऑपरेटर बोल रहा हूँ, डेटा टाइप नहीं बोल रहा हूँ। ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने वाले ऑपरेटर कौन से है मेरे पास? रिलेशनल। रिलेशनल। तो मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर को कंबाइन किए, तो कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4, ऐसे 4 कंडीशन है, कुछ भी है। तो अगर कुछ भी की जगह अगर मैं लिख दूं यहां पर, तो भी ऐसा हो सकता है। लाइक पहली कंडीशन है मेरी 10 < 20। ठीक है? दूसरी कंडीशन है मेरी 30 < 10। तीसरी कंडीशन है मेरी 40 < 30, मतलब रॉन्ग कंडीशन। ठीक है? जो भी है, तो वो उससे अपने को लेना देना नहीं। तो ये मेरी कंडीशन 1 है, ये मेरी कंडीशन 2 है, ये मेरी कंडीशन 3 है, और एक ले लेता हूं मैं 60 < 10। ये मेरी कंडीशन 4 है, C4। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 को मेरे को कंबाइन करना है। तो लाइक मैं ऐसा लिखा, C1 जो मेरी कंडीशन 1, उसके बीच में मैंने लगाया ऑल, C2 ऑल, C3 और C4। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक पे ध्यान दो। इसकी इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है C1 की? 10 < 20। आंसर क्या आएगा? जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। फॉल्स भी बोला है कोई, ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है? 10 < 20 क्या आएगा? ट्रू। ठीक है? तो C1 की वैल्यू 2 है, C2 की वैल्यू
ट्रू, C4 की वैल्यू फॉल्स और ट्रू। ठीक है, अब ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। अब ये अगर ट्रू हो गया है, अब ये C2 C3 C4 कुछ भी हो, ओवरऑल स्टेटमेंट तो ट्रू होने ही वाला है। अब देखो, अब ये फॉल्स 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 भी आएगा इन केस, तो भी ये एक ट्रू तो पूरे को ट्रू कर देगा क्योंकि बीच में मैंने यूज किया है और। तो सी शार्प क्या करता है, अगर और में जहां पर भी पहला ट्रू मिल जाता है तो उसके आगे की कोई कंडीशन को एग्जीक्यूट ही नहीं करता और डायरेक्ट रिटर्न कर देता है ट्रू। दैट इवेल्युएशन इज नोन एज शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन। इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन इन कंडीशंस। समझ में आया मैं क्या बोला? क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना, इसको ये ट्रू मिल गया, बराबर, इसको ये ट्रू मिल गया। अब ये चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, चाहे ये फॉल्स हो चाहे ये ट्रू हो, चाहे ये फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, ये ट्रू ओवरऑल स्टेटमेंट को ट्रू बना देगा। तो सी शार्प क्या करता है, सी शार्प आगे की चीजें एग्जीक्यूट ही नहीं करता। तो ऑल कंडीशन क्या करते हैं, ऑल कंडीशन एक्चुअल में सर्च करती है सबसे पहली ट्रूथ वैल्यू। ये बोल सकता हूं ना, इसका मतलब यही हुआ। मेरी बात समझी? किसको मेरी बात समझी? बहुत लोग को समझी, बहुत समझदार लोग हैं। फजीलत को नहीं समझी, तुमको भी नहीं समझी, खत्ताब को नहीं समझी, मुंह से भी समझ में आता है किसको समझी नहीं समझी। ठीक। और में क्या होता है, और में क्या होता है, जब तक ऑल स्टेटमेंट तुम्हारे फॉल्स नहीं रहेगा ना, जब यानी सब कुछ तुम फॉल्स बोलते चले जाओगे और बीच में और लगाओगे तभी स्टेटमेंट फॉल्स होगा। और में चाहे कितनी भी कंडीशन हो, चाहे 500 कंडीशन लिखो, लेकिन कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी ना तो वो ओवरऑल कंडीशन, ओवरऑल स्टेटमेंट को वो ट्रू कर देगा रिगार्डलेस ऑफ ऑल फॉल्स वैल्यूज। ऐसा होता है और में। और एंड में क्या होता है, एंड में इसका अपोजिट होता है। एंड में कैसा होता है कि जब तक तुम ऑल ट्रूथ, ऑल वैल्यूज को ट्रू नहीं बोलोगे तब तक वो ट्रू नहीं करेगा। ठीक है, ये एंड और नॉट का फंडा है। अब मैं यहां पे लगाया हूं ऑल के केस में क्या हो रहा है, मैं बोला कि ये वैल्यू मेरी ट्रू आ गई, मेरे को मालूम है। ठीक है, तो अब ये अगर ट्रू आ गई, चाहे ये सब एक एक सब फॉल्स भी आ जाए, तो ऑल की वजह से ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो सी शार्प क्या करता है कि अगर इसको पहला पहला कोई कंडीशन ट्रू मिल गई ना, तो वो क्या करता है, आगे की कोई भी कंडीशंस को, मतलब आगे में C2 C3 C4 किसी को भी एग्जीक्यूट ही नहीं करता, चेक ही नहीं करता। क्यों चेक करना है मेरे को? मेरी बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन। नहीं नहीं, ऐसा मैं बोल रहा हूं कि इनकेस अगर पहले ट्रू आ गई तो आगे नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं उसके बाद एक सेंटेंस बोला जिसको मैं बोला कि कौन कौन समझा। अब वो सेंटेंस वापस बोलने जाएगा, फिर से सुनो। मैं ये बोल रहा हूं कि हमेशा और क्या करता है, पहली ट्रू वैल्यू को ढूंढता है। अगर पहली ट्रू वैल्यू मिल जाती है तो ओवरऑल स्टेटमेंट को ट्रू कर देता है। बात समझ में आई? तो समझ लो, अगर ये फॉल्स मिलेगा तब इसके पास जाएगा, ये फॉल्स मिलेगा तब इसके पास जाएगा, ये फॉल्स मिलेगा तब इसके पास जाएगा। फॉर एग्जांपल ये फॉल्स मिला, इसके पास आया, ये ट्रू मिल गया, अब ये 3 और 4 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, 2 से रिटर्न हो जाएगा। ये फॉल्स मिला तो 3 पे जाएगा, 3 पे जाके इसको चेक करेगा, ये ट्रू मिल गया तो 4 पे नहीं जाएगा, रिटर्न कर देगा। फिर ये भी फॉल्स मिला, इधर आएगा, इसको चेक करेगा। अब इवैल्यूएशन इस पे डिपेंड करेगी बिकॉज ये लास्ट कंडीशन है। बात समझ में आई? अब यही चीज को अगर मैं एंड के साथ करूं, यही चीज को अगर मैं एंड के साथ करूं, अगर मैं यहाँ पे एंड 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 लिखता हूं, तो एंड क्या करता है, एंड आएगा सबसे पहले, इसको एंड लिख देता हूं मैं। ये एंड होगा। एंड के केस में क्या होता है कि अगर उसको पहली वैल्यू फॉल्स मिली तो आगे कुछ एक भी वैल्यू चेक नहीं करेगा, ओवरऑल फॉल्स कर देगा, क्योंकि और सब सॉरी, ठीक है। तो पहली वैल्यू अगर उसको फॉल्स मिली तो वो क्या कर देगा, पूरे स्टेटमेंट को फॉल्स कर देगा। आगे उसको C2 C3 C4 देखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? एक अगर फॉल्स मिला, ये फॉल्स मिला, अगर ये ट्रू रहा, ये ट्रू रहा, ये ट्रू भी रहा आगे, तो भी ओवरऑल तो फॉल्स ही करना है उसको। तो एंड क्या करता है, एंड एक्चुअल में फॉल्स को सर्च करता है। एकदम सिंपल लॉजिक है।
ये लॉजिक समझ गए तो तुमको एक्चुअल लॉजिक बनाने आ जाएगा। तुम किसी के भी सेंटेंस को सुन के उसको कन्वर्ट कर सकते हो लॉजिक में। समझ गए? ये लॉजिक वहीं से आया 12 के मैथ से। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग सोचते थे ये सब क्यों इतना ऐसे पढ़ाया जा रहा है हम लोग को। तो वो टाइम कोई एक्सप्लेन नहीं करता था, क्योंकि जो बंदा 12 का मैथ पढ़ा था उसको ये नहीं मालूम होता कि आगे जाके ये चीज कहाँ पे यूज होने वाली है। इवन हर चीज, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे प्रोग्रामिंग ही हो, उनको पता ही नहीं होता है कि वो आगे जाके कहाँ पे यूज होगी। इवन जो प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं उनको भी नहीं पता रहता है कि वो जैसे ऑपरेटर्स पढ़ा दे, उनको ये नहीं पता होता कि वो ऑपरेटर्स कहाँ पे जाके यूटिलाइज होगा। जैसे कि एक एकदम सिंपल सा टॉपिक है, एसक्यूएल एक सब्जेक्ट होता है। आईटी वालों को नहीं मालूम है तो सुन लो, होता है। ठीक है, तो एसक्यूएल एक सब्जेक्ट होता है। वो एसक्यूएल सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक होता है ज्वाइन। ठीक है, उसको टॉपिक का नाम है ज्वाइन। उसके अंदर एक टाइप का ज्वाइन यूज होता है जिसका नाम है क्रॉस ज्वाइन। अब वो क्रॉस ज्वाइन बताने के लिए सब लोग बता देते, लेकिन आज तक मैं कोई टीचर को सही से देखा नहीं कि क्रॉस ज्वाइन की एग्जांपल प्रॉपर बताएगा कि क्रॉस ज्वाइन प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है। वो मैं बताऊंगा कहाँ पे यूज होता है, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से एक प्रोजेक्ट में यूज किया था, इसके लिए बता रहा हूँ। तो वो चीज हम लोग को समझने के लिए लगा 10 साल। अभी रिसेंट में यूज किया, मैं एकदम रिसेंट में। तो तब मेरे को समझ में आया कि वो चीज होती है। तो तब मेरे को और ये चीज रियलाइज हुई कि जो टीचिंग और जो एक्सपीरियंस, मतलब ये जो दो चीज होती है ना, ये जब टीचर लोग पढ़ाते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि वो कहाँ पे जाके वो यूज होगी। तो जितना भी जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अभी बहुत सारी चीज ऐसी हो सकती है जो मेरे को 18 साल 20 साल एक्सपीरियंस होने के बाद शायद मेरे को मालूम पड़े, तो आज मैं उसको नहीं बता सकता। लेकिन जितनी भी चीजें होती है, मतलब जितनी भी चीज तुम पढ़ते हो, लाइक जो भी चीज उसको जितना अच्छे से तुम ग्रास्प कर सको वो टाइम पे ही कर लेने का। जब भी जाके तुम खुद से उसको रियल, क्योंकि तुमको ये कोर्स चलेगा 5 महीना 6 महीना, तब तक ही मैं पढ़ा सकता हूँ। उसके आगे क्या करोगे? उसके आगे तो तुमको खुद से ही वो चीजों को तो जो चीज का प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है उसका प्रैक्टिकल करने का ट्राई करो। प्रैक्टिकल लाइफ में उसको, प्रैक्टिकल लाइफ मतलब अपने कोडिंग वाली लाइफ है। तो घर में जाके मत ढूंढना पर ये कंडीशन लगाता हूँ पानी पीऊंगा। अच्छा, ये समझा? ये जो दो चीज लिखा एंड और, ठीक है। नॉट के अंदर तो एकदम सिंपल है, ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू हो जाएगा। अगर ट्रू है कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। तो अगर मैं इसको ऐसा यूज किया, नॉट C1, तो C1 अभी क्या है? ट्रू। तो अभी ये कंडीशन में उसको फॉल्स कर देगा। बस यही है, और कोई लॉजिक ही नहीं है उसका। ये ऑपरेटर में किसी को कोई डाउट है? ये तीन ऑपरेटर एंड और नॉट, यही तो है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, वेरिएबल में डाल के भी यूज कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं यूज करना है तो ऐसा लिखो। ये नहीं कर वो वाला पूछ रहा है इसका ट्रू एंड ट्रू ट्रू और क्या? वो तो आपको बता रहा है। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे उसको तो बोलने दो जिसका सवाल है। अच्छा यार, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था भाई, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था, लिखते ऐसा है। और ये ऑपरेटर भी यहाँ पे मैं कहाँ गया, ये ऑपरेटर भी यहाँ पे मैं डबल एम्परसेंड लिखा हूँ, यहाँ पे डबल पाइप आएगा और ये नॉट आएगा, आएगा टर्नरी भी आएगा। अभी ये भाई का भी वही सवाल था। देखो ये जो ऑपरेटर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये बेसिक ऑपरेटर्स है। ठीक है, बेसिक एक होता है बेसिक ऑपरेटर और एक होता है कंपाउंड ऑपरेटर्स, जो दो बेसिक ऑपरेटर को कंबाइन होके बनते हैं। जैसे कि मैं प्लस पढ़ाया तुमको, एक ऑपरेटर है प्लस प्लस, प्लस प्लस अभी हम लोग नहीं लिए, बराबर। तो कंपाउंड ऑपरेटर में प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, ठीक है। टर्नरी है, नल कोलेजिंग ऑपरेटर है। तो टर्नरी जो है वो किसे है? टर्नरी जो है वो ये है, कोलन क्वेश्चन मार्क कोलन। नल कोलेजिंग क्या है? दो क्वेश्चन मार्क। नलेबल क्या है? सिर्फ क्वेश्चन मार्क। तो ये ऑपरेटर्स कब आएंगे? जब तुमको नलेबिलिटी का टाइप बताऊंगा तब, क्योंकि मैं डेटा टाइप के अंदर एक और टाइप होता है जिसका नाम है नल, वो मैं इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। क्योंकि मैं कौन से डेटा टाइप पे चल रहा हूं? अभी मैं बेसिक डेटा टाइप पे चल रहा हूं। तो बेसिक डेटा टाइप के साथ बेसिक ऑपरेटर्स, समझा ना? ऐसा नहीं छोड़ दूंगा, पढ़ाऊंगा, टेंशन मत ले।
ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट ऑपरेटर है वो इक्वल टू है। असाइनमेंट ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली यूज होता है यहाँ पे वैल्यू असाइन करने के लिए। लाइक मैंने एक वेरिएबल लिया int i इज इक्वल टू 10, ये वेरिएबल लिया मैं एज सिंपल एज। अब इसको वैल्यू असाइन करना है दूसरी 20, तो मैं i इज इक्वल टू 20 लिखा। तो ये इज इक्वल टू जो ऑपरेटर है दैट ऑपरेटर इज नोन एज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये वैल्यू क्या करेगा? असाइन कर देगा। इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू का डिफरेंस, जो लास्ट टाइम भी मैं तुमको बताया था। तो एक है सिंगल इक्वल टू जो है वो मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, और वो जो डबल इक्वल टू है मेरा कौन सा ऑपरेटर है? रिलेशनल। ठीक है, तो सिंगल इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और जो दो बार इक्वल टू डबल इक्वल टू है वो मेरा रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन के लिए यूज होगा। अगर मैं लिखता हूं 10 इक्वल्स इक्वल्स 20, तो मैं ये कर रहा हूं कि मैं ये चेक कर रहा हूं क्या ये 10 20 के इक्वल है, यस और नो। क्योंकि ऑल रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट क्या आता है? ट्रू फॉल्स। ठीक है। और अगर मैं बोल रहा हूं कि लाइक इसको लिख के बताता हूं मैं। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं एक वेरिएबल है i, एक वेरिएबल है मेरे पास j, इसमें मैं डाल दिया 30। अब अगर मैं लिख रहा हूं i इज इक्वल टू j, तो इसका क्या मतलब हुआ? आई एम असाइनिंग द वैल्यू ऑफ j इंटू आई, मतलब ये मैं असाइन कर रहा हूं। और अगर मैं लिख रहा हूं i इक्वल्स इक्वल j, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं चेक कर रहा हूं कि क्या i j के इक्वल है। तो इसका एक रिटर्न वैल्यू आती है, इसकी रिटर्न वैल्यू आती है या तो ट्रू या तो फॉल्स। या तो तुम बोलोगे हाँ है, या तो तुम बोलोगे नहीं है। लेकिन इसके केस में तुम कुछ नहीं बोलोगे रिटर्न में है या नहीं है। समझ में आया? तो यही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं। तो तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, एक जो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है वो क्या है? इक्वल टू है। तो इक्वल टू से असाइन कर दे। और इसके बाद जो असाइनमेंट है प्लस इक्वल टू, ये वाला ऑपरेटर। तो एक स्टेटमेंट है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है। ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है? लेट्स से आई की वैल्यू है 20। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है? 20। तो 20 प्लस 1 21, 21 होके किसमें स्टोर हो जाएगा? आई में। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये वैल्यू को ये वैल्यू में ये वैल्यू को ऐड करके यही वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं। मतलब यही वाला वेरिएबल है, दोनों सेम है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते हैं। इसको शॉर्ट करके क्या करते हैं, ये जो प्लस है ना, इसको हटा के यहां लिख देने का। ये प्लस है, इसको हटा के क्या करने का? यहां लिख देने का। तो ये क्या हो जाएगा? आई प्लस इक्वल, और ये पार्ट को हटा देने का, ये आई को हटा देने का। तो ये दोनों मीनिंग जो है वो सेम हो जाएगी। तो देखो ये लिखने के बाद कैसा बनेगा? लिखने के बाद बनेगा एक्चुअल में ये आई प्लस इक्वल 1, यही वाला ऑपरेटर है जो ऊपर लिखा था। कुछ समझ में आया क्या? तो प्लस इक्वल 1 अगर है, प्लस इक्वल 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अगर मैं लिखा आई प्लस इक्वल 30, तो इसका क्या मतलब हुआ? आई इज इक्वल टू आई प्लस 30। आई इज इक्वल टू आई प्लस 30। अगर मैं लिखा आई स्टार इक्वल्स 10, तो इसका क्या मतलब हुआ? आई इज इक्वल टू आई इंटू 10। आई माइनस इक्वल्स 30, आई इज इक्वल टू आई माइनस 30। क्या? 20 माइनस माइनस 30 हो गया ना सर, माइनस 10 आंसर आएगा। अरे नहीं, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो ऊपर से जोड़ रहा था बैठ के। अच्छा हुआ अभी निगेटिव हो जाती वैल्यू। तब तो नहीं बोला। हाँ, 10 इंटू 10 बोला तो 10 से मल्टीप्लाई करने से। अच्छा, बोला तब भी बोला था, सुने नहीं, इतना ढीठ है। ठीक है। तो ये समझे ना ऑपरेटर क्या है? तो ये सब क्या कर रहा है? ये सब एक्चुअल में वैल्यू असाइन कर रहा है। ये सब असाइनमेंट है एक तरीके का। तो ये वैल्यू असाइन करके वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। तो ये ऑल आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। यहां तक, हाँ बोलो।
ये बताइए सर, अगर घुमा दे तो क्या होता है? अगर पहले इक्वल लिखते थे माइनस लिख दे तो पहले इक्वल लिख दे मतलब अगर हम लोग आई इक्वल माइनस कर दिए तो दिखा देगा रिजल्ट और फिर इंक्रीमेंट करेगा, ऐसा कुछ होता है ना? अगर आपका इक्वल नहीं माइनस नहीं, वो उसमें है, वो प्लस प्लस, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में है जो तुम बोल रहे बोला सर, ये ऐसा बोला जैसे आई प्लस इक्वल्स टू वन लिख रहा है ना, हो। आई प्लस इक्वल्स वन लिखा है ना, इक्वल्स वन, अगर उसको उल्टा करें आई इक्वल्स प्लस करें तो शायद वो एरर है ना? ये तो फिर ये साइंड वैल्यू हो जाएगी। लाइक इसको अगर मैं माइनस करूं तो ये ऐसा हो जाएगा कि आई को -1 असाइन हो रहा है, समझे क्या? ये साइन वैल्यू असाइनमेंट हो जाएगा, मतलब वो मीनिंग ही बदल जाएगी, वो चीज अलग है एकदम। वो कहाँ पर आता है जहाँ पर हम लोग वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आता है। मैं समझ गया जो तुम बोल रहे हो, मैं समझ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है ये ऑपरेटर्स के अंदर? सर जैसे कि आपने इंक्रीमेंट किया प्लस वन से अभी जो भी ऐड किया, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम यूज करूंगा तो अपडेटेड कर दिया जाए। अपडेटेड वैल्यू आएगी, असाइन भी कर देगा ना, वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। वही तो बोल रहा था वो, सही बोल रहे थे, मैं ऐसा नहीं बोला गलत। असाइन चेंज होती जा रही है ना वैल्यू। आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, तो आई की वैल्यू अपडेट हो गई, फिर नीचे स्टेटमेंट में फिर किया तो वो अपडेटेड वैल्यू लेगा, अगर वो सेम प्रोग्राम में है तो। मतलब अगर सेम प्रोग्राम में लिख रहे हो तो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी उस टाइम पे। कन्वर्जन में बताया था तो इन को बाइट में कन्वर्जन इनको बाइट में, हाँ तो इन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, टू स्ट्रिंग, और उसको स्ट्रिंग लिख के जैसा बाइट में किया वैसा भी कर सकते हैं, कास्ट करके कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कन्वर्ट करोगे तो रिजल्ट स्ट्रिंग में ही जाएगा। हाँ, अगर तुम कन्वर्ट कर दोगे तो फिर तो स्ट्रिंग में ही जाएगा ना। और अगर तुम क्या करते हो, प्रॉब्लम कब आता है मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, फिर तुमने उसके बीच में प्लस यूज किया, और ये साइड में तुमने यूज किया इंटीजर। अब प्लस के साथ में चलो सुन लो इधर, प्लस के साथ में तुम लोग, यार तुम लोग ना अलग अलग बैठा लूंगा मैं। तो अगर तुम प्लस के साथ में दोनों इंटीजर यूज करते हो तो प्लस की मीनिंग होती है एडिशन ऑफ टू नंबर, बराबर। लेकिन तुम लोग अगर प्लस के साथ में दोनों स्ट्रिंग यूज करते हो तो प्लस की मीनिंग होती है कॉन्केटिनेशन ऑफ टू कैरेक्टर। लेकिन तुम प्लस के साथ में एक स्ट्रिंग एक इंटीजर यूज करते हो तो तब भी प्लस की मीनिंग होती है कॉन्केटिनेशन ऑफ वन स्ट्रिंग एंड वन नंबर। लेकिन जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग बनती है, क्योंकि जो तुम्हारा नंबर है ना वो नंबर अपनी वैल्यू खो देता है, वो स्ट्रिंग में कॉन्कैट होकर फाइनल स्ट्रिंग निकल जाती है, समझे क्या? तो तुमको वहां पे कास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम्हारा इंटीजर ऑटोमेटिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। कास्ट करने की जरूरत कब पड़ती है, जब तुम सिर्फ सिर्फ एक स्ट्रिंग, एक नंबर है जैसे लेके 10, ठीक है, ये 10 को तुमको कहीं पे कोई वैल्यू पास करना है या कहीं दिखाना है, उसको शो करना है, तब तुम उसको स्ट्रिंग में, तब को टू स्ट्रिंग लिख के स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो केस आता है। लेकिन वैसा केस तुमको कभी आएगा, मतलब बहुत रेयर केस में आएगा। ऑलवेज जो नंबर्स होते हैं ना वो स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट होके जाते हैं, क्योंकि नंबर होगा तो वो क्या होगा, वो सोचो तुम, वो नंबर होगा तो वो क्या होगा, नंबर होगा या तो वो किसी की सैलरी होगी, मतलब करेंसी होगी, बराबर, या तो किसी का परसेंटेज होगा, बराबर, या तो किसी की टोटल वैल्यू होगी। अगर वो परसेंटेज होगा तो उसके आगे परसेंट का साइन लगाओगे, स्ट्रिंग बन गया। अगर वो करेंसी है तो उसके आगे डॉलर का साइन या रुपीस का साइन लगाओगे, फिर भी स्ट्रिंग बन गया। अगर तुमको कोई कैलकुलेटेड नंबर बताना है तो उसमें कॉमा पुट करोगे, कॉमा लगाते हैं नंबर में, समझ गए ना कौन सा कॉमा, कॉमा पुट करोगे, अगेन वो स्ट्रिंग बन गया, बराबर। अगर वो फोन नंबर है तो +91 लगाओगे, अगेन वो स्ट्रिंग बन गया। तो कभी ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं है, मतलब मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस से बता, करने को कुछ नहीं, प्रोग्रामेटिकली कुछ भी गलत नहीं है, प्रोग्रामेटिकली कुछ गलत नहीं है, लेकिन कभी मेरे को ऐसा डेटा दिखा नहीं कि खाली नंबर, तुमको खाली नंबर दिखाओगे क्या, मैं तुमको दिखाया 1 10 2, वो सॉफ्टवेयर में क्या उसकी मीनिंग है, उसके आगे कुछ लिखा रहेगा ना, टोटल इज, तो टोटल है तो वो सम, मार्क्स है कि वो टोटल अमाउंट है, अमाउंट है तो डॉलर का साइन होगा उसके आगे। तो ऐसा कुछ हमेशा तुमको कई सॉफ्टवेयर में विदाउट डॉलर साइन, विदाउट रुपीज साइन, विदाउट +9 1 साइन, या विदाउट परसेंटेज के साइन, या विदाउट कॉमा, ऐसा कभी नंबर दिखेगा ही नहीं। तो वो जो कॉमा वॉमा लगने के बाद वो स्ट्रिंग बन जाता है, वो नंबर रह ही नहीं जाता है। तो तुमको कभी ऐसे डायरेक्ट नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, समझे ना मैं क्या कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ? और कुछ क्वेश्चन?
और कुछ क्वेश्चन? यहां तक अच्छा, किधर डेटा टाइप पे भी क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हो। अब यहां से, क्योंकि इसके बाद वाले टॉपिक में अपन शुरू करेंगे ब्रांचिंग, समझे क्या? तो ब्रांचिंग जो है वो मतलब या इससे थोड़ा हट के टॉपिक है। अभी तक ये जो 3 टॉपिक चल रहा था ना, ठीक है, मैं 2 टॉपिक, सॉरी, वेरिएबल और डेटा टाइप, अभी तक सिर्फ यही चल रहा था। तो मैं वेरिएबल, हाँ बोलो। ओके, वेरिएबल, मैं बताया वेरिएबल में क्या है बेसिकली। तुम वैल्यू स्टोर किए, वैल्यू स्टोर करके तुम बताया ये टाइप का वेरिएबल, फिर उसके बाद तुम उसको मैनिपुलेट कर रहे हो। तो ये दोनों पॉइंट 1 पॉइंट 2 में ही घूम रहे थे हम लोग। अब हम लोग जंप करेंगे एक्चुअल में ब्रांचिंग में, तो ऑल टुगेदर न्यू पार्ट आएगा यहाँ से। अब हम लोग एक्चुअल में मल्टीपल कोड्स की बात करेंगे, मल्टीपल लाइन की बात करेंगे, कंडीशंस की बात करेंगे। मेरे पास 2 कोड ब्लॉक है तो 2 कोड ब्लॉक में से इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको नहीं करना है, वो हम लोग बात करेंगे। वो ब्रांचिंग में आ जाएगा। तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो। समझा यहां तक? समझा? क्या समझा? सर एक बार समझ बता दो, डेटा टाइप ओके, और बता, मैं बता रहा हूं। और कुछ क्वेश्चन किसी? रियल नंबर जो होते हैं उस तरीके से लिख सकते हैं ताकि छोटे से बड़ा सकें और क्या लिखने मैं शायद बोला भी था, आगे पीछे आगे पीछे लिख दिया था मैं। वो तो गूगल कर लेना यार, वो मिल जाएगा गूगल पे बाइट के हिसाब से। छोटा सा रहता है। हाँ, सिंगल रहेगा। सिंगल के बाद है, सिंगल है, फ्लोट है, डेसिमल है, देन डबल है। सबसे बड़ा डबल है, सबसे हायर रेंज पे है डबल। डेसिमल, डेसिमल एंड डबल बाय डिफॉल्ट जो लेता है ना वो डबल वैल्यू ही लेता है। मतलब तुम कुछ भी नहीं स्पेसिफाई करोगे तो बाय डिफॉल्ट डबल रहेगा। और करेंसीज जहाँ पे आ जाती है वहां पे हम लोग डेसिमल लेते हैं। लेकिन डबल में मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यूज है, जो बहुत ज्यादा पॉइंट वाले, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रखना है तो डबल। अदरवाइज करेंसी है, मतलब पैसा, सैलरी, ये वो कोई भी टाइप की करेंसी तो फिर डेसिमल। तो ये 2 ही ज्यादा यूज होता है। बता सकता हूँ, मैं तो बता ही सकता हूँ। बहुत हार्ड हो गया, बता सकते हो क्या? ओके, देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की डेफिनेशन, हाँ, टेम्पररी स्टोरेज। लेकिन टेम्पररी स्टोरेज किस चीज का है? वो वैल्यू का, बराबर। अब दो दो चीज होती है, सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्ट और वेरिएबल में डिफरेंस। एक्चुअल में ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप। ठीक है, ऐसा। तो एक होती है वैल्यू, एक होती है वैल्यू, और एक होता है रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या, वैल्यू तो सबको समझ में आती है कि वैल्यू ये। रेफरेंस क्या है? रेफरेंस ये है कि मेरे पास कोई चीज है, लाइक मेरे पास ये डस्टर है, ठीक है। ये डस्टर को मैं क्या किया, वो वाली क्लास में जाके एक बॉक्स के अंदर छुपा दिया, ठीक है, और बॉक्स के ऊपर लिख दिया एक नंबर 101, ठीक है। और तुमको दिया एक पेपर कि ये क्लास में ये नंबर के बॉक्स में ये डस्टर रखा है। तुमको क्या दिया, एक चिट्ठी दिया लिख के। दैट चिट्ठी इज नोन एज रेफरेंस। रेफरेंस एक्चुअली होल्ड द एड्रेस ऑफ द वैल्यू। किसको किसको समझी मेरी बात? समझा मैं क्या बोला? तो मैं तुमको एक ये डस्टर दिया, ये डस्टर वो बॉक्स में डाल दिया, बॉक्स के ऊपर नंबर लिखा 101, बॉक्स को वही वाली क्लास में रखा। अब हम लोग यहाँ पे तुमको एक चिट्ठी लिख के दिया और दिया कि दिस डस्ट, मतलब ये डस्टर जो है वो बॉक्स नंबर 101 के अंदर है। तो दैट चिट्ठी इज नोन एज रेफरेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल जो है वो क्या होल्ड करता है, वैल्यू। और ऑब्जेक्ट जो क्या होल्ड करता है, रेफरेंस। ऑब्जेक्ट क्या होल्ड करता है, रेफरेंस। तो वेरिएबल में एक्चुअल 10 20 30 स्टोर होता है,
और वो वेरिएबल कहाँ स्टोर है, उसका एड्रेस ऑब्जेक्ट में स्टोर रहता है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग वेरिएबल तक जाके उसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो ये इतना खाना घुमा के खाने की जरूरत क्यों है, सवाल ये है ना। मतलब मैं डायरेक्ट भी तो वैल्यू स्टोर कर सकता हूं, तो मैं अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को बीच में लाई क्यों। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वर्ल्ड की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोला ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब ये तुमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मैं तुमको बोला इसको डालो सॉफ्टवेयर में, तो तुम बोलोगे इसके लिए तो ऊप्स लगेगा, बराबर। मेरी बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताओ, अगर सही में तुम लोग उसको रिलेट कर पाओगे तो। मैं बोला इसको डालो सॉफ्टवेयर में, तो ठीक है, अब मैं बोला मेरे को दो डस्टर है, एक और है क्या? नहीं है, जान समझ लो दो डस्टर है, ठीक है। अब ये दो डस्टर है, मैं बोला सॉफ्टवेयर में तुम क्या करोगे, जितने तुमको ऑब्जेक्ट्स यहाँ दिखते हैं उसके लिए तुम क्या करोगे, सॉफ्टवेयर में उसमें बनाओगे क्लास। ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो तुमने एक क्लास बना ली जिसका नाम दे दिया डस्टर। अब मेरे पास एक और डस्टर है जिसका कलर है व्हाइट। अब तुमने तो एक क्लास बनाई है डस्टर, अब तुम सॉफ्टवेयर को कैसे बताओगे कि मैं ब्लैक वाले डस्टर की बात कर रहा हूँ कि व्हाइट वाले डस्टर की बात कर रहा हूँ। तो फिर तुम उसका दो ऑब्जेक्ट बनाओगे, एक ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा ब्लैक और एक ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा व्हाइट। मेरी बात समझ में आई। तो ऑब्जेक्ट एक है इन जनरल ऑब्जेक्ट, जैसे मैं बोलता हूँ द डॉक्टर। द डॉक्टर का जब हम लोग द लगाते हैं तो हम लोग को एक स्पेसिफिक बंदे की बात करते हैं। ये किसको इसको पता है जो मैं बोला द, है ना, ये तो पता होगा। अभी इसमें आर्ट साइंस कॉमर्स नहीं है, ठीक है। तो मैं बोला द बोला तो मतलब मैं रोड पे चल रहा हूं, मैं अगर मैं द बोल के कोई डॉक्टर बोला तो मैं कोई एक स्पेसिफिक डॉक्टर की बात कर, और मैं बोला डॉक्टर तो इन जनरल पूरे जहान के डॉक्टर। तो मैं बोला डस्टर तो इन जनरल पूरे जहान के डस्टर। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो द ऑब्जेक्ट होता है। मतलब मैं फिर एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोला प्रोडक्ट, तो मेरी ग्रोसरी शॉप है, मेरी ग्रोसरी शॉप में 2000 प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मैं बोला कोको कोला, तो दैट कोको कोला वो भी प्रोडक्ट ही है, वो भी प्रोडक्ट ही है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। मेरी बात समझी। अब ये तो समझ में आ गया, ये सब तुम कर लिए। अब ये इसको आइडेंटिफाई करने के लिए खाली कलर से काम नहीं चलेगा, दोनों डस्टर की साइज भी छोटी बड़ी है, तो तुम इसकी हाइट इसकी विड्थ भी स्टोर करोगे उसकी क्लास में, बराबर। और हाइट और विड्थ के बेसिस पे तुम आइडेंटिफाई करोगे कि कौन वाले डस्टर की बात हो रही है। लेकिन सर एक से हो गया, अगर हाइट और वेट की इतना अगर मैं ब्लैक और व्हाइट में डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं तो मेरे पास अब ये डस्टर छोटा है मेरे पास और ये डस्टर बड़ा है, फिर ब्लैक और व्हाइट देना दोनों अलग अलग साइज से मेरे पास तीसरा भी है, वो भी ब्लैक है लेकिन साइज में छोटा है। हो सकता है ना भाई, तुम सॉफ्टवेयर तो फ्यूचरिस्टिक बनाओगे ना, तुम क्या बाद में बोलोगे नहीं तू ये डस्टर नहीं ले सकता क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर ही नहीं अलाउ करेगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना तुम। वेबसाइट जब ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करेंगे तो उसका स्पेसिफिक हो सकते हैं, तो स्पेसिफिक जब ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं तो हम लोग उसके पैरामीटर्स को वैल्यू दे देते हैं कि ये ब्लैक है, इसकी साइज ये है, ऐसा। जैसे एक रेक्टेंगल एक क्लास है, अब दो रेक्टेंगल है, एक इतना बड़ा रेक्टेंगल है, एक छोटा रेक्टेंगल है, दोनों ही रेक्टेंगल है लेकिन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, हाइट और विड्थ का। तो जो रेक्टेंगल बनेगा वो रेक्टेंगल की हाइट विड्थ सेट कर देंगे तो उससे वो डिफरेंशिएट होगा। अब ज्यादा पैरामीटर्स नहीं कि हम लोग क्लास में मेंशन करें, हाँ, ये क्लास के अंदर रहता है, इंस्टेंशिएट करेंगे ऑब्जेक्ट में। इंस्टेंशिएट करेंगे ऑब्जेक्ट में। तो अब इसको समराइज करके मैं कहां पे लेके आता हूं कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट उसके साथ में बहुत सारी वैल्यू होती है। मतलब उसके साथ में कलर भी होगा, उसके साथ में हाइट भी होगी, उसके साथ में विड्थ भी होगी, कुछ और भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार, कार एक क्लास है, अब उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया मैं बीएमडब्ल्यू, बराबर, और एक ऑब्जेक्ट बनाया मैं फोर्ड। तो अब मैं बीएमडब्ल्यू ऑब्जेक्ट बनाया तो बीएमडब्ल्यू में आ गया नंबर ऑफ डोर्स, ठीक है, नंबर ऑफ टायर, हॉर्स पावर, सीसी, बहुत सारी चीज आ गई उसके अंदर, बराबर। अब ये सबसे मैं आइडेंटिफाई कर लिया, तो एक ऑब्जेक्ट के साथ में कितनी सारी चीज चलती है ना। मेरी बात समझी मैं क्या बोल रहा हूं। तो एक ऑब्जेक्ट के साथ में मल्टीपल चीज चल रही है तो तुम एक जगह पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर कैसे करोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सब वैल्यू को अलग अलग जगह रखते हैं और सबका एड्रेस लाके ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं। अब समझ में आया घुमा के कैसे क्यों बोल रहा हूँ, वहीं से बात चल रही थी ना
कि ऑब्जेक्ट में मैं ऐसा खाना घुमा के क्यों खा रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी तो वैल्यू रख सकता हूँ, जरूरी नहीं है एक ही वैल्यू हो ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में ऑलवेज मल्टीपल वैल्यू रहेगी, ऑब्जेक्ट में मल्टीपल वैल्यू रहेगी। इसके लिए इंस्टेड ऑफ सेविंग वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, तो सब वैल्यू को एक बॉक्स में डालता हूँ, बॉक्स में लिखा 101, उसका एड्रेस लाके ऑब्जेक्ट में स्टोर किया। तो इस ये ऑब्जेक्ट की 3 वैल्यू है, हाइट, विड्थ, कलर। ये तीनों वैल्यू को एक बॉक्स में डाला, वो बॉक्स पे एक नंबर लिखा, वो नंबर को लाके एक जगह स्टोर किया। तो उससे तुमको 3 वैल्यू लेके ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा। तुमको मैं बोला कि ये इंफॉर्मेशन ले जाके थाने में एक बंदे को दे दो, तो तुम चिट्ठी ले जाके दे दोगे, फिर वो चिट्ठी लेके आके वैल्यू ढूंढ लेगा, इंस्टीड के तुम पूरा बक्सा लेके जाओगे सर पे टांग के। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वैल्यू। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज रेफरेंस होल्ड करता है, तो दैट इज कॉल्ड योर रेफरेंस टाइप। और वेरिएबल जो होता है वो वैल्यू होल्ड करता है, दैट इज योर वैल्यू टाइप। यही था ना क्वेश्चन? सर ये तो आपने समझाया भी है, इसीलिए डिजिटल लैंग्वेज में कंटेंट कहते हैं। रेफरेंस और पॉइंटर थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा फर्क है। सी प्लस प्लस के अंदर पॉइंटर यूज होता है, लेकिन पॉइंटर पॉइंटर इज लाइक, जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं एक स्टिक लेके खड़ा हूँ, एक लकड़ी लेके खड़ा हूँ, ऐसे लेके तुमको मैं बोलूंगा तुमको हमेशा यहाँ देखना है स्टिक के ऊपर, तो मैं ऐसा करूंगा तुम यहाँ देखोगे, ऐसा करूंगा तुम यहाँ देखोगे, दैट इज पॉइंटर। पॉइंटर, हाँ, और ये जो मैं तुमको दिखा रहा हूँ ना, मतलब पॉइंटर के अंदर रेफरेंस होल्ड रहता है, मतलब ऐसा टाइप, हाँ वही बोला, ऐसे टाइप जो पॉइंटर की वैल्यू को होल्ड करे, मतलब सॉरी, ऐसे टाइप जो रेफरेंस की वैल्यू को होल्ड करे वो पॉइंटर है। पॉइंटर के अंदर रेफरेंस होता है, समझे क्या? पॉइंटर के अंदर रेफरेंस होता है। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बोला, ऑब्जेक्ट के अंदर भी मैं बोलता हूँ रेफरेंस स्टोर रहता है, बराबर। लेकिन ऑब्जेक्ट के रेफरेंस और पॉइंटर में क्या डिफरेंस है? सी शार्प के अंदर पॉइंटर यूज है ही नहीं, मतलब पॉइंटर का कंसेप्ट ही नहीं है। तो सी शार्प ने क्या लेके आया, सीधा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से ऑब्जेक्ट लेके आ गया। और यही तुम सी प्लस प्लस में पढ़ने के लिए जाओगे ना, तो सी प्लस प्लस के अंदर वहां पे पॉइंटर यूज होता है, वही चीज को हम लोग उसको पॉइंटर बोल देते हैं। लेकिन रेफरेंस ही पॉइंटर नहीं है, रेफरेंस होल्ड करने के लिए जो चीज यूज होती है वो पॉइंटर है, पॉइंटर के अंदर रेफरेंस होता है। मेरी बात समझ, मतलब वो जो चिट्ठी है, चिट्ठी इज नोन एज योर पॉइंटर, और जो लिखा है दैट इज योर रेफरेंस, रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। हम्म, हाँ, तुम बोले थे पूरा समराइज करने के लिए, तो हम लोग क्या क्या पढ़े ये 2 पार्ट में, वो मैं, अच्छा, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? अभी लॉजिक समझ गया ना? अभी नहीं बोलना। हाँ, वो पेंडिंग, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? सबसे पहले हम लोग ये देखे कि डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो उससे पहले डेटा हम लोग देखे कि वेरिएबल, जो भी सॉफ्टवेयर तुम बनाओगे उसमें पर्सन का डेटा, कार का डेटा, ऑब्जेक्ट का डेटा, डेटा हम लोग स्टोर करते हैं। तो डेटा स्टोर करते हैं, तो डेटा को हम लोग जब सेग्रीगेट करते हैं तो मल्टीपल टाइप डेटा की बन जाती है। कुछ रियल नंबर्स होते हैं, कुछ जो है इंटीजर नंबर होंगे, कुछ बुलियन वाले नंबर होंगे, कुछ स्ट्रिंग हो गया, कुछ सिंगल कैरेक्टर होगा। तो इसको हम लोग सेग्रीगेट करने के लिए जो कंसेप्ट यूज करते हैं, दैट कंसेप्ट इज नोन एज योर डेटा टाइप। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप पढ़े। तो डेटा टाइप में हम लोग रियल नंबर्स के लिए 4 डेटा टाइप पढ़े, इंटीजर नंबर के लिए 4 डेटा टाइप पढ़े, बुलियन के लिए 1 डेटा टाइप पढ़े, कैरेक्टर नंबर्स के लिए 2 डेटा टाइप पढ़े, ठीक है। और हाँ, बस इतना डेटा टाइप था। तो कैरेक्टर के लिए कौन कौन सा डेटा टाइप था? कैरेक्टर के लिए था तुम्हारे पास कैर और स्ट्रिंग, ये 2 डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं। इंटीजर के लिए, इंटीजर नंबर्स के लिए जो डेटा टाइप यूज होता है वो 4 डेटा टाइप है तुम्हारे पास। वो 4 डेटा टाइप एक्सप्लेन किया था, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट। फिर रियल नंबर्स के लिए तुम्हारे पास सिंगल, फ्लोट, डबल, डेसिमल, ये 4 डेटा टाइप रियल और इंटीजर के लिए था। इसके रेंज और इसका डिस्कशन हम लोग किए थे कि बेसिकली रेंज क्या है, क्या नहीं है, कब मैं कौन सा डेटा टाइप लूंगा, कब मैं कौन सा डेटा टाइप नहीं लेता हूँ, वो चीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग कैरेक्टर टाइप में आए। कैरेक्टर टाइप में याद रखने वाली 2 चीज है, अगर तुम्हारे को कैर डेटा टाइप है तो सिंगल कोट्स में लिखोगे, और तुम्हारे पास सिंगल कैरेक्टर है तभी तुम कैर यूज करोगे। कैर के अंदर तुम मल्टीपल कैरेक्टर यूज
नहीं कर सकते। अगर तुमको लेट से कोई वैल्यू स्टोर करना है एज ए या सिर्फ बी या सिर्फ सी, मतलब सिंगल सिंगल कैरेक्टर, तो कैर डेटा टाइप हम लोग यूज करेंगे। कैर डेटा टाइप सिंगल कोट्स के लिए यूज होगा। और तुम्हारे पास दूसरा जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या होगा, ये चीज याद रखना है, स्ट्रिंग में भी तुम सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, बट वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा, डबल कोट से। तो ऑलवेज तुम स्ट्रिंग के लिए क्या यूज करोगे, डबल कोट से। तो स्ट्रिंग इज नथिंग बट योर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एबीसी पूरा एक साथ लिखना है या मेरा नेम लिखना है, तो कोई भी चीज स्ट्रिंग, कोई भी ऐसा टाइप का डेटा जो है वो स्ट्रिंग में स्टोर करोगे। एक चीज जो तुम लोग ने क्वेश्चन किया था, लाइक मैं नंबर्स को स्ट्रिंग में स्टोर कर सकता हूँ क्या, तो ऑब्वियसली यस, हम लोग कर सकते हैं ऐसा। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर है वो एज ए स्ट्रिंग जाएगा, तो वो चीज आ जाएगी वहां पर। उसके बाद है तुम्हारे पास बुलियन टाइप। बुलियन टाइप किसके लिए यूज होता है, अभी तो बुलियन टाइप का क्लैरिफिकेशन ज्यादा आ गया रहेगा। बुलियन टाइप यूज होती है एक्चुअल में कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, कि ये कंडीशन ट्रू है या किसी का चीज का आंसर यस नो आने वाला है या ट्रू फॉल्स आने वाला है, तो उस टाइम पे जो डेटा टाइप यूज होता है वो बुलियन टाइप है। उसके बाद है तुम्हारे पास इनम और स्ट्रक्चर। इनम और स्ट्रक्चर ये दो है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, प्रैक्टिकली हम लोग लेंगे, लेकिन ये भी डेटा टाइप के अंदर आता है। स्ट्रक्ट का यूज करके डेट टाइम के बारे में बताया था मैं, डेट टाइम एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है, बिकॉज वो यूज होता है इसके लिए, उसको ज्यादा मैं मतलब पहले ही उसको ले लिया क्योंकि उसके बेस पे प्रैक्टिकल अभी आएगा आगे। तो स्ट्रक्चर में मैं बताया था डेट टाइम, और इनम का तो कुछ नहीं बताया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे ऑपरेटर्स के ऊपर। तो ऑपरेटर्स में क्या क्या था, हाँ उसके बाद हम लोग आए थे नोटेशन के ऊपर। पास्कल नोटेशन क्या है और कैमल नोटेशन बेसिकली क्या है। तो पास्कल नोटेशन, कैमल नोटेशन कब मैं यूज करूंगा, कैमल नोटेशन हम लोग यूज करते हैं बेसिकली ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट के लिए, और पास्कल नोटेशन हम लोग यूज करते हैं क्लास प्रॉपर्टी फंक्शन के लिए। ठीक है, कोई भी फंक्शन नेम तुमको लिखना है तो तुमको उसको पास्कल नोटेशन में लिखना रहेगा। कोई भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट तुमको बनाना है तो उसके लिए तुमको कैमल नोटेशन यूज करना पड़ेगा। नोटेशन का की मीनिंग क्या है वो बता दिया था। तो पास कैमल नोटेशन के अंदर जो फर्स्ट वर्ड होता है वो पूरा लोअर केस में होता है, और नेक्स्ट वर्ड से फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। और उसके बाद पास्कल नोटेशन के अंदर क्या होता है, ईच वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। फिर उसके बाद हम लोग वेरिएबल नेमिंग रूल्स के बारे में पढ़े थे, रूल्स क्या है और कन्वेंशन क्या है। रूल के अंदर एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि नंबर से स्टार्ट हम लोग को नहीं करना है, कोई भी नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। और अंडर स्कोर हम लोग यूज कर सकते हैं चाहे स्टार्ट में चाहे एंड में, कहीं पर भी जब भी हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे। उसके बाद आता है तुम्हारा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर में तुम्हारे पास जो है चार टाइप के ऑपरेटर्स मैं तुमको बताया था। अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, और लास्ट ऑपरेटर जो था मॉड्यूलो। तो मॉड्यूलो में क्या रिटर्न करता है, मॉड्यूलो में बेसिकली रिटर्न करता है जो रिमाइंडर है वो, ठीक है, जो बाकी बचता है जो वो। और इधर पे मैं तुमको एक लॉजिक और रिमाइंडर के रिलेटेड बताया था, अगर मेरे को लास्ट डिजिट निकालना है तो ऑलवेज मैं रिमाइंडर यूज करता हूँ। तो कोई भी नंबर को हम लोग जब 10 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो एक्चुअल में वो नंबर का लास्ट डिजिट होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है तुम्हारे पास उसके बाद है तुम्हारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन के लिए यूज होगा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इज इक्वल टू। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर जो आज लिया। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू तुमको याद रखना है, वो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, सिंगल इक्वल टू डबल इक्वल टू का डिफरेंस। ये इतना हम लोग दो लेक्चर में ऑलमोस्ट पढ़े, दो लेक्चर में। ठीक है, तो ये तुम्हारा इतना रिवीजन का हो गया। अब इसके बाद आता है तुम्हारे पास ब्रांचिंग। बहुत स्पीड बोला ना, मोनोलॉग। क्या मोनोलॉग। आरती आर्यन, ये पूरा इसका पंचनामा कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ब्रांचिंग। ब्रांचिंग बेसिकली क्यों यूज होगा, ब्रांचिंग का फंडा क्या है वो समझ लो। चलो देखो मेरे पास है ना 10 लाइन है, 10 लाइन ऑफ कोड है, कुछ भी लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, अब वो 10 लाइन में से जो है ना 2 लाइन मेरे को कोई स्पेसिफिक कंडीशन पे चलाना है या स्पेसिफिक कंडीशन पे नहीं चलाना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो 10 लाइन्स है ना, वो 10 लाइन लाइक वोटिंग क्राइटेरिया के लिए है, कि मतलब जिसकी एज जो है वो 18 से ग्रेटर है,
तो उसके लिए वो 10 लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब वो लाइन ऐसा तो नहीं है कि तुम नहीं लिखोगे, तुम कोड में वो लाइन लिखोगे, लेकिन वो लाइन एग्जीक्यूट तभी होगी जब एज ग्रेटर देन 18 आएगी तब। ठीक है, मेरी बात समझ रही है? मतलब तुम लाइन तो ऐड करोगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन उसको हर टाइम एग्जीक्यूट नहीं करोगे, उसको तुम चलाओगे कुछ कंडीशन के बेसिस पे। तो वो अगर तुमको तुम्हारे प्रोग्राम का अच्छा, तुम्हारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू कहां से होता है? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू कहां से होता है? मेन फंक्शन से। ये मैं बताया था पहले भी, डिबग के टाइम भी बताया था, इंट्री पॉइंट होता है। तो मेन से तुम्हारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, मेन फंक्शन कॉल हुआ, मेन से कॉल होने के बाद 3 लाइन जो भी तुमने लिखा है वो 2-3 लाइन एग्जीक्यूट हुई। अब एक पॉइंट पे आके अब तुमको इधर पे, अब तुमको यहाँ पे आके डिसाइड करना है, या तो ये 5 लाइन चलना चाहिए या तो ये 5 लाइन चलना चाहिए। ऐसी सिचुएशन आ गई, मतलब तुम्हारे पास एक एक साइड में 5 लाइन लिखी हुई है और एक साइड में 10 लाइन लिखी हुई है, ऐसा। तो या तो ये 5 लाइन चलेगी या तो ये 10 लाइन चलेगी, लेकिन दोनों में से कोई एक चलेगी, दोनों, ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन, अगर ऐसे ऐसे सिचुएशन तुम्हारी कोडिंग में आती है, तो ये जो है ना एग्जीक्यूट हुआ, फिर यहां से आके 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, दैट इज कॉल्ड ब्रांचिंग। ब्रांच बनी ना, पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर यहाँ पे आके एक पॉइंट पे आके इसको डिसीजन लेना है कि इसको एग्जीक्यूट करना है कि इसको एग्जीक्यूट करना है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रांचिंग। मेरी बात समझी क्या? ब्रांचिंग हम लोग क्यों बोलते हैं इसको? तो जितनी जितनी दफा भी, जब भी हम लोग कोई भी लॉजिक एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन लिखते हो तुम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन, उसमें लिखते हो यूजर इज वैलिड, ठीक है, और एक लिखते हो कंसोल डॉट राइट यूजर इज इनवैलिड। ये दोनों एक साथ चल सकता है क्या कभी? मेरी बात समझिए, ये दोनों लाइन एक साथ तो नहीं चलेगी, ये तो श्योर है ना, इतना तो समझ में आता है। तो मैं इसको कहा, इसको मैं कैसे डिसाइड करूंगा, कौन से बेसिस पे मैं इसको डिसाइड करूंगा कि लाइक लाइन वैलिड वाली लाइन चलना चाहिए या इनवैलिड वाली लाइन? तो ये इसको डिसाइड करते हैं हम लोग कंडीशन के बेसिस पे। तो ब्रांचिंग में हमेशा क्या यूज होती है? कंडीशन। तो अगर कंडीशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को सेलेक्ट करते हैं कि इसको मैं एग्जीक्यूट करूं या इसको मैं एग्जीक्यूट नहीं करूं, तो दैट इज कॉल्ड ब्रांचिंग। दैट इज कॉल्ड ब्रांचिंग। किसको किसको समझा कि मतलब ब्रांचिंग बेसिकली क्या है? वो बेंच का ही मसला है। और इधर खत्ताब नहीं, ठीक है, जिसको नहीं समझा देखो। अच्छा, नहीं समझने का रीजन ये है कि मेरी बात नहीं समझ में आ रही है कि कंसेप्ट ज्यादा हो गया? आज मैं ज्यादा पढ़ाया भी नहीं हूँ, मैं 9 बजे तो शुरू किया हूँ। कितने बजे शुरू किया मैं? 8:50। 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, चलो देखो, ठीक है, यहाँ देखो, चलो जिनको नहीं समझा वो देखो, जिनको समझा वो लोग भी देखो अच्छे से। लेट्स से मेरे पास ये लाइन कोड है, कंसोल डॉट राइट लाइन, विजुअल स्टूडियो में ही बताया था। चलो, मेरे पास ये है कंसोल डॉट राइट लाइन वैलिड, और ये है मेरे पास कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड। ठीक है, अब या तो यूजर वैलिड होगा या तो यूजर इनवैलिड होगा। तो मतलब या तो ये चलना चाहिए या तो ये वाली लाइन चलना चाहिए, दोनों लाइन नहीं चलनी चाहिए। अभी अगर मैं इसको नॉर्मल वे में एग्जीक्यूट करूंगा तो दोनों लाइन चलेगी, ये देखो। इनवैलिड और वैलिड दोनों आ रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो जहां तुमको ऐसी सिचुएशन आ जाए, या तो ये या तो ये, तो हम लोग ऐसे सिचुएशन को, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट यूज करते हैं उसको ब्रांचिंग बोलते हैं। अब किसको नहीं समझा? समझा? इधर सेंटर में अम्मार समझा? समझ में आ रहा है? होशियार आदमी है तो।
ताबिश ना, अभी समझा तुम लोगों को? खत्ताब मेरे पास दो ब्लॉक है ऑलरेडी, अगर मैं सिर्फ वैलिड डाल दूंगा तो फिर वो सबको वैलिड दिखाएगा ना, और मैं इनवैलिड डाल दूंगा तो सबको इनवैलिड दिखाएगा ना। मेरे को कोई कंडीशन पे वैलिड और कोई कंडीशन पे इनवैलिड दिखाना है, ये मैं चाहता हूं। कोड मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी समझा? ब्रांचिंग अभी मैं यूज नहीं, ये मत सोच कैसे करूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन सिचुएशन समझी, करना कैसे वो तो मैं बता दूंगा। कौन बोला? हाँ बोलो। वो स्टेटमेंट आपको दिखाने के लिए यूज करना पड़ेगा ना कि जो स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ दिखा दो, अगर फॉल्स है तो नहीं दिखा। एग्जैक्टली जो ट्रू और फॉल्स तुम बोल रहे हो तो वो तो कंडीशन है, और कंडीशन के बेस पे अगर तुमको कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है दोनों में से कोई एक, तो दैट इज कॉल्ड ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग के लिए जो यूज होता है, अब तो वो पढ़ाना है, पहले ब्रांचिंग तो समझ जाए, तो तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। देखो मेरे को पढ़ाने में लिए कुछ नहीं, मैं बता दूंगा अभी ये इफ होता है, ये फॉर होता है, ये इफ एल्स होता है, ये होता है, ये होता है, कोई फायदा नहीं होगा उसका, कोई 1 रुपए का फायदा नहीं होगा किसी का, और कोई ये भी नहीं बोल पाएगा कि फास्टर नहीं पढ़ा है, मतलब कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा, ये हकीकत बता रहा हूं मैं। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ पता है, कि कुछ वैल्यू ऐड होना चाहिए। अगर मैं अभी इफ का सिंटेक्स बता दूं, 2 कोड लिख के बता दूं, तो क्या कोई कुछ उठ के कुछ नहीं बोलेगा? बोलेंगे यार सही तो है, पढ़ा है, अपने को ही नहीं समझा, अपने ही में कुछ मिस्टेक है, वो कोई बोलने के लिए नहीं आएगा। समझ रहे हो क्या? लेकिन मैं क्या सोचता हूँ पता है, कि जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसका देखो हर चीज जो है ना, हर चीज जो प्रोग्रामिंग में, वो किसी न किसी चीज का, किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो मैं तुमको क्या बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम समझा, सॉल्यूशन तो मैं बता ही दूंगा, पहले तो प्रॉब्लम समझना चाहिए ना। जैसे अभी ये इसको समझ गया तो बोला हाँ जब हम लोग लिख ही क्यों रहे, लेकिन अब मैं बोलते हैं कि अगर वैलिड है तो इनवैलिड हम लोग लिख क्यों रहे, लेकिन कुछ लोग तो इनवैलिड भी हो सकते हैं ना। अगर मैं सिर्फ वैलिड लिखूंगा तो सबको वैलिड बोलेगा, सिर्फ इनवैलिड लिखूंगा सबको इनवैलिड बोलेगा। प्रॉब्लम तो यही है, यही तो प्रॉब्लम है कि कुछ को वैलिड बोलना चाहिए, कुछ को इनवैलिड बोलना चाहिए बेस्ड ऑन कंडीशन। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ब्रांचिंग करेंगे। अब ब्रांचिंग करने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, ब्रांचिंग करने मतलब ठीक है समझ में आ गया, ब्रांचिंग करेंगे, बहुत अच्छा लगा सुन के, लेकिन ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास? मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर ब्रांचिंग में? एक तो है तुम्हारा इफ, एक तो है तुम्हारा इफ, दूसरा है तुम्हारा, मैं क्या करता हूँ इसी को ऐसा बोल देता हूँ, एक है तुम्हारा इफ एल्स और एक है स्विच। अब देखो ना इसमें ना अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। लाइक इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स इफ लैडर, वो एक्चुअल में है इफ एल्स। ठीक है मैं तुमको बता दूंगा। तो दो चीज है यहाँ पे, तो एक है तुम्हारा इफ एल्स, एक है तुम्हारा इफ एल्स और एक है स्विच। इफ एल्स में क्या होता है, इफ ब्लॉक हम लोग कब लिखेंगे वो समझ लो। अगर मेरे पास 2 ब्लॉक है, मतलब 2 लाइन ऑफ कोड है, मतलब ये मेरा एक ब्लॉक है, ये मेरा एक ब्लॉक। ब्लॉक बोल रहा हूं मतलब मैं ब्लॉक क्यों बोलता हूं, मतलब जरूरी नहीं एक ही लाइन हो, लाइन ऑफ कोड को हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, मतलब मल्टीपल लाइंस भी हो सकती है। अभी मेरे केस में यहाँ पे सिंगल सिंगल लाइन है, लेकिन मल्टीपल भी हो सकती है। ठीक है तो मेरा ये एक ब्लॉक है, मेरा ये एक ब्लॉक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को कंडीशन ट्रू, मतलब अगर कंडीशन, अब कंडीशन क्या है मेरे को मालूम नहीं है, कोई भी एक्स वाई जेड कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू पे अगर मेरे को जो ब्लॉक चलाना है वो ब्लॉक हो जाता है तुम्हारा इफ, और कंडीशन फॉल्स पे जो चलाना है उसको हम लोग बोलते हैं एल्स। इसको लिखना कैसे है इफ एल्स को, तो एकदम सिंपल सा सिंटेक्स है, कुछ ज्यादा रॉकेट सिंटेक्स है भी नहीं। इफ लिखना है तुमको, ठीक है, इफ लिखने के बाद यहाँ पे तुमको बताना है कंडीशन। देखो मैं कंडीशंस लिख रहा हूं, ठीक है, एक कंडीशन होती है तो कंडीशन, कंडीशंस का मतलब क्या हो गया, कंडीशन को ज्वाइन किससे करोगे? एग्जैक्टली कौन बोला? ए बॉय, सही है, एंड ऑल है ना। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस लिखोगे, और मल्टीपल कंडीशंस को एंड ऑल से ज्वाइन करने के बाद उसका एक इवैल्यूएशन तो एक ही आएगा ना, या तो ट्रू या तो फॉल्स, वो हम लोग ऑलरेडी देखे।
मतलब मैं 4 कंडीशन लिखा, लेकिन एंड और लिखने के बाद फाइनल वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स, एक ही वैल्यू बनती है उसकी। तो मैं यहाँ पे कंडीशंस लिखूंगा और इसको मैं कर दिया ऑप्शनल, चाहूं तो एक कंडीशन में भी लिख सकता हूं मैं। अब मैं यहाँ पे आके ये ब्लॉक लिखा, इसको मैं बोलता हूं इफ ब्लॉक, एल्स, लेकिन ये है ऑप्शनल। देखो ये सिंटेक्स से है ना, इफ और एल्स दोनों हो जाता है। कैसे बताता हूं। तो मेरे को इफ लिखना है, इफ लिखने के बाद मेरे को कंडीशन लिखना है। कंडीशन किससे फॉर्म होगी, कौन से ऑपरेटर से कंडीशन फॉर्म होती है? नहीं रे, वो तो कंडीशन ज्वाइन होती है। कंडीशन फॉर्म किससे होती है? उससे भी ज्वाइन होती है दो कंडीशन लॉजिकल ऑपरेटर से, रिलेशनल ऑपरेटर से, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, इससे कंडीशन फॉर्म होती है। और दो कंडीशन ज्वाइन करने के लिए एंड और नॉट लगता है। नहीं समझी बात? कौन सा एग्जाम्पल? कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन जो बनती है वो रिलेशनल ऑपरेटर से बनती है, और दो कंडीशन ज्वाइन जो होती है वो एंड और नॉट से होती है। लॉजिकल ऑपरेटर तभी आएगा जब कंडीशन दो हो, सिंगल में कभी नहीं आता। नॉट आ सकता है, नॉट को छोड़ दो। समझ में आएगा? तो रिलेशनल ऑपरेटर से एक कंडीशन बनाओगे तुम, वो यहां डाल दोगे, ठीक है। अगर अगर ये कंडीशन, ये कंडीशंस ट्रू हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। अब इसमें ये ऑप्शनल क्यों बोला? चाहो तो एक ही कंडीशन दो, चाहो तो मल्टीपल कंडीशन दो। इसमें ये ऑप्शनल क्यों बोला? तुम्हारे ऊपर है। एल्स को लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। मेरी बात समझी? जैसा हम लोग डेटा टाइप के सिंटेक्स में कैसा देख रहे थे कि वैल्यू प्रोवाइड करना वाज ऑप्शनल इन दैट पर्टिकुलर सिंटेक्स, उसमें ऑप्शनल था ना वो, तो मैं उसको स्किप कर देता था वहां पे, फिर बाद में मैं उसको वैल्यू दे दिया था। तो मैं चाहूं तो उसको यूज कर सकता हूं, चाहूं तो नहीं। तो जो बुक लिखते हैं ना, वो जो तुम बोल रहे इफ एल्स, उसको दो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये एक ही चीज है। अब बुक में कैसे लिखा होता है, एक बार लिखते हैं उन लोग खाली इफ, ये एक टॉपिक, फिर दूसरी बार लिखते हैं इफ और एल्स दोनों लिखते हैं, फिर वो दूसरा टॉपिक, फिर एक इफ के अंदर दूसरा इफ, वो तीसरा टॉपिक, समझे? और फिर इफ में एल्स इफ, वो चौथा टॉपिक। तो वो ऐसा कुछ होता ही नहीं, मतलब सिंटेक्स तो वैसा बना ही नहीं ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसा काम ही नहीं करती है, मतलब थ्योरी लिखने के लिए थोड़ी बनी है लैंग्वेज। तो हम लोग को क्या याद रखना है? हम लोग को ये याद रखना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाला चलेगा। अगर मैं ऐसा चाहता हूं कि इसके फॉल्स होने पे कुछ नहीं चले तो ये एल्स को मैं हटा दूंगा, कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहता हूं इसके फॉल्स होने पे कुछ होना चाहिए तो मैं यहां पे लिखूंगा। बात समझ में आई? इसमें किसको डाउट है? कैसे लिखना है कोड वो मैं बता दूंगा। ये एटलीस्ट ये समझा कि नहीं कि ये कोई अब कंडीशंस में क्या होगा, कंडीशन में रिलेशनल ऑपरेटर होंगे, अगर मल्टीपल कंडीशन होगी तो लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे, वही ऑपरेटर जो हम लोग पीछे पढ़ के आए। अब देखो, अगर एक कंडीशन है, लाइक एक कंडीशन है, मेरे को ये चेक करना है, आई एक वेरिएबल है, अगर अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 18 होती है तो ये वाला ब्लॉक चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा इंट आई इज इक्वल टू, एक वैल्यू दूंगा उसको, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई लेस देन और इक्वल टू 18, या आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो ग्रेटर देन, लेस देन, ये कौन सा ऑपरेटर है? रिलेशनल ऑपरेटर। तो कंडीशन हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर से फॉर्म होती है। अब मैं तुमको बोल दिया कि वैल्यू ऐसी होना चाहिए कि 18 से 18 से ग्रेटर हो, लेकिन 15 से सॉरी 25 से लेस हो, मतलब 18 और 25 के बीच वाली वैल्यू हो, ऐसा मैं तुमको सेंटेंस में बोल रहा हूं। तो अगर मैं बोला कि 18 से 25 के बीच वाली वैल्यू अगर रहेगी तो ये वाला ब्लॉक चलना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन क्या बनाओगे तुम? कोई एक वेरिएबल ग्रेटर देन 18 लेस देन 25, और बीच में क्या लिखोगे? एंड। बीच में क्या लिखोगे? एंड। समझ में आ रहा है क्या? तो दो कंडीशन ऐसे फॉर्म हो जाएगी उस वो केस में। जैसे मैं तुमको डेट की कंडीशन बोल रहा था, मैं बोल रहा हूँ कि 2 तारीख, तो 2 तारीख का मतलब क्या होता है? 2 तारीख का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर डेट से लेके टाइम 00 और वो पर्टिकुलर डेट में टाइम 23:59,
बराबर। तो अगर वो डेट, तो वहां पे क्या यूज होगा, जो जो जीरो टाइम ग्रेटर देन दैट पर्टिकुलर जीरो टाइम एंड लेस देन दैट पर्टिकुलर 2359 टाइम। ये समझा क्या? ये मैं पहले पढ़ाया था, उसको ही रिफरेंस कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूँ तुमको कि वो चीज यहाँ पे ऐसे अप्लाई होती है। ठीक है, तो कंडीशंस यहाँ पे तुम दोगे, कंडीशन ट्रू होगी तो ये, कंडीशन फॉल्स होगा तो ये। इसके एग्जाम्पल कैसे हम लोग देख सकते हैं? इसके एग्जाम्पल, अब देखो, अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट एज। एज की वैल्यू मैं दे दिया, अपने से दे दिया 20। ठीक है, अब अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ, इफ लिखा। ठीक है, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन क्या है, देखो वो खुद से कैसे दे रहा है, एज ग्रेटर देन 18 अगर है तो वैलिड, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूं, विदाउट एल्स को इफ चलाता हूं, मतलब अगर ये फॉल्स हुआ तो कुछ भी मैं चाहूं तो एल्स को स्किप कर सकता हूं ना, तो मैंने इसको स्किप किया और यहाँ पे मैं डिबग डाला और इस प्रोग्राम को रन किया। अब देखो कैसे चलेगा ये। एज की वैल्यू क्या है, 20, 20 ग्रेटर, 20 इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन ट्रू है, तो ये इसके अंदर गया। ठीक है, अब इसको वापस ऊपर लेके जाता हूं मैं, वापस यहाँ पे लेके आता हूं, यहाँ पे देखो ये वापस दिख रहा है पॉइंटर, वापस एग्जीक्यूशन को ऊपर लेके गया और इसको कर दिया मैं 15 और इसको कर देता हूँ सेव, इसको करता हूँ हॉट रीलोड। ठीक है, अब मैं F10 किया, एज की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 ग्रेटर नहीं है 18 से, तो वो डायरेक्ट पॉइंटर देखो कहाँ चला जाएगा, लाइन नंबर 30। एग्जीक्यूट ही नहीं किया उसने आगे अंदर जाके। क्यों अंदर नहीं गया? क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो गई। कुछ नहीं करेगा, एल्स लिखा ही नहीं है तुमने। नहीं, लेकिन ये आप ऑप्शनल क्यों लिखे हो? तो आइडियल आइडियल ऐसा आइडियली करना नहीं चाहिए ना, हमें तो पड़ जाएगा ना कोड। क्यों जरूरी है क्या तुमको एल्स हमेशा लिखना ही पड़ेगा? मतलब कुछ गलत भी डिफेक्ट्स का अगर मगर वही क्यों रहता है, मतलब ऐसा नहीं होता। मैं तुमको बोला कि अगर अगर आई की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो ही वैलिड दिखाना है। मैं इनवैलिड को कुछ नहीं बोला तुमको, मैं बोला आई की वैल्यू 10 है तो ही वैलिड दिखाना है, मैंने इनवैलिड की बात ही नहीं की। या वैलिड इनवैलिड छोड़ दो, मैं बोला कि ये कलर, आई की वैल्यू 10 है तो ये वाला कलर दिखाना है, बस। आगे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ तुमको। आई की वैल्यू 10 नहीं है तो उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो दिख रहा है वही दिखेगा बाय डिफॉल्ट, जो कलर है वही दिखेगा, कुछ चेंज नहीं करना है तुमको। अभी बहुत हजारों कंडीशंस है, अभी मैं तुमको कोड खोल के दिखाऊंगा, हजारों कंडीशन दिखे जिसमें एल्स यूज ही नहीं होता है। एल्स अगर कंपलसरी होता तो अभी मेरा कोड एरर देता। मेरा कोड एरर कहाँ दिया, मेरा कोड तो चला ना। एरर्स आते थे कभी, जो आप पे एरर बताए थे, व्यू हटा दिया था अपने व्यू के बाद एरर पेज, ये सब एरर फॉलो करता है बस जो है व्यू कहाँ से आ गया बीच में, एमवीसी में चला गया। व्यू डिलीट मारे उसमें एरर पे कभी व्यू नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है और कंडीशन फॉल्स हो जाती है। हाँ हाँ, तो कुछ एरर पेज नहीं भेजेगा, एरर पेज नहीं आएगा। नहीं दिखाएगा, तुमको नहीं दिखाना है ना। क्लाइंट में तुमको बोल रहा है कि नहीं दिखाना है मेरे को। क्लाइंट अगर बोल रहा है, क्लाइंट अगर बोल रहा है कि मेरे को एल्स पार्ट नहीं दिखाना है, एल्स के लिए मैंने तुमको बोला कि ये होगा तो ये करना है, लेकिन ये नहीं होगा तो उसके बारे में क्लाइंट कुछ नहीं बोल रहा है, तो क्यों लिखोगे एल्स अननेसेसरी? ऐसी कुछ है कि अगर ये वैल्यू आती है तो ये चीज दिखाओ, ये वैल्यू नहीं आती है तो वो चीज नहीं दिखाओ, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। या ये चीज नहीं आती तो कुछ और दिखाओ, वैसा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं।
एकदम सिंपल सी चीज है वो, कुछ नहीं होगा। यही तो कंफ्यूजन है ना, पब्लिक सोचती है कि इफ है तो एल्स भी होना ही चाहिए, लॉजिकली ऐसा सोचते हैं कि ये है तो ये होना ही चाहिए, लेकिन तुम एक्चुअल काम करोगे तो तुमको रियलाइज होगा कि जरूरी नहीं है कि हर इफ का एल्स हो, हर इफ का एल्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये समझा। अब मैं लिखा एल्स, एल्स लिखने के बाद यहाँ पे अगर नहीं है तो ये प्रिंट करना चाहिए। इसको बंद कर देता हूँ, वापस से स्टार्ट करता हूँ। तो अब गया इनवैलिड पे, एल्स पे गया क्योंकि 15 है, तो यहाँ पे इनवैलिड पे आ गया डायरेक्ट वो, बराबर इनवैलिड दिखा। इसकी वैल्यू मैं 21 कर दिया तो अभी वैलिड प्रिंट होगा वैल्यू। ठीक है, अब ये जो 21 है ना, अब यहाँ पे देखो एक एक नई चीज बताओ, ये 21 है ना, ये 21 यूजर डालना चाहिए, मैं नहीं डालूंगा। ये जो वैल्यू है ना ये यूजर डालना चाहिए, मतलब यूजर को हम लोग बोलेंगे एंटर यूर एज, वो पढ़ेगा, फिर वो एज डालेगा, फिर वो एज की वैल्यू लेंगे हम लोग और वो एज नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूजर को बोलना पड़ेगा वैल्यू डाल भाई, है ना। तो उसके लिए क्या, उसको कैसे बोलोगे यूजर को, कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख के दोगे तो वो पढ़ लेगा। फिर जब वो वैल्यू डालेगा तो कंसोल डॉट राइट लाइन जब हम लोग लिखते हैं, ये जो लाइन कंसोल डॉट राइट लाइन हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग कंसोल पे वैल्यू को प्रिंट करते हैं, समझे क्या। तब हम लोग कंसोल पे वैल्यू को प्रिंट करते हैं, और कंसोल डॉट रीड लाइन हम लोग लिखते हैं, तो यूजर जो वैल्यू डालता है ना वो वैल्यू को हम लोग अपने प्रोग्राम में लेते हैं। अगर तुमको तुम्हारे प्रोग्राम से कोई टेक्स्ट को ब्लैक स्क्रीन पे भेजना है तो कंसोल डॉट राइट लाइन, और ब्लैक स्क्रीन से तुमको कोई वैल्यू को तुम्हारे प्रोग्राम में लेके आना तो दैट इज योर कंसोल डॉट रीड लाइन। ये समझा मैं क्या बोला, नहीं समझा एक बार फिर से सुन लो। अगर तुमको तुम्हारे प्रोग्राम से कोई वैल्यू ब्लैक स्क्रीन पे भेजना है, ब्लैक स्क्रीन मतलब यूजर को दिखाना है, तो दैट इज योर कंसोल डॉट राइट लाइन। और ब्लैक स्क्रीन से कोई वैल्यू तुमको तुम्हारे प्रोग्राम में लेके आना तो दैट इज योर कंसोल डॉट रीड लाइन। तो अब मेरे को क्या करना है, अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, ये वैलिड इनवैलिड मेरे प्रोग्राम से ब्लैक स्क्रीन पे भेज रहा था। अब ब्लैक स्क्रीन से मेरे को वैल्यू लेके आना है तो कंसोल डॉट रीड लाइन यूज होएगा। तो यहाँ पे मैं आके लिखा, तो जो यहाँ पे है ना, अगर मैं ऐसा लिखू कंसोल डॉट रीड लाइन, तो यूजर जो वैल्यू लिखेगा ना वो आगे एज में स्टोर हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे मैं आगे देखूंगा तो ये देगा भयंकर सा एरर, देखो क्या दे रहा है वो, कौन बताएगा। ये एरर हमें इससे पहले आ चुका है और इसको हम लोग डिस्कस भी किए हैं। क्यों, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये बॉक्स के अंदर ही पूरा आंसर है। हाँ बोलो, नल हाँ है, नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर रिटर्न इनपुट स्ट्रीम और नल और, तो स्ट्रिंग कौन रिटर्न कर रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्या समझो। देखो ये फंक्शन जो है ना कंसोल डॉट रीड लाइन, ये फंक्शन हम लोग को कौन लिख के दिया है, ये हम लोग नहीं लिखे हुए, ये हम लोग को डॉट नेट देता है। कौन डॉट नेट मतलब कौन, डॉट नेट फ्रेमवर्क। कौन लोग जो बड़े बड़े डेवलपर लोग कोड लिख के गए 20 साल से, एक कहानी सुनाया था ना, वही वाला कोड। ठीक है, तो ये वो वाला कोड है, ये हम लोग नहीं लिख रहे। तो इस ये जो जो लोग कोड लिखते हैं ना, तो ये यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन बता देते हैं कि जो हम लोग कोड लिखे हैं इसकी मीनिंग क्या है। तो ये बॉक्स को अगर मैं पढ़ूं तो ये फंक्शन क्यों लिखा है इन लोग ने, ये फंक्शन रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम मतलब ब्लैक स्क्रीन। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन में जो तुम लिखोगे ना वो रीड करेगा। तो ये फंक्शन रीड करता है और रिटर्न क्या करता है, ये फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग। तो ये लाइन को इवेल्युएट करूंगा तो एक स्ट्रिंग आएगी और वो आके किसमें स्टोर होगी, एज में। अब इसका डेटा टाइप क्या है,
और ये क्या रिटर्न कर रहा है, तो नहीं हो सकता। तो वही यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, के मतलब रीड लाइन से स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है, तुमने जो वेरिएबल बनाया है वो है इंट, तो मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, एज सिंपल एज। अब तुम लोग बोलोगे यार मैं तो लिखने वाला था एज 21, 21 तो नंबर है, बराबर, 21 तो नंबर है, तो ये स्ट्रिंग क्यों रिटर्न कर रहा है। तो अगेन जो कोई एक क्वेश्चन में से किया था ना कि मैं स्ट्रिंग के अंदर नंबर स्टोर कर सकता हूँ क्या, तो ऑल ऑल इनपुट फ्रॉम द यूजर फ्रॉम योर कंसोल इज ऑलवेज स्ट्रिंग, चाहे तुम नंबर लिखो चाहे तुम कुछ भी लिखो, वो हमेशा किसमें रहेगा, स्ट्रिंग में रहेगा। क्या, नहीं नहीं, रिजर्व वर्ड नहीं है, ये एक क्लास है और ये उसका एक फंक्शन है, वो मैं आगे बताऊंगा कि मतलब बेसिकली ये क्या है। ये कंसोल, ये जितने भी तुमको ये दिखता है ना जो क्या बोलेंगे, कौन सा कलर है ये, ब्लू नहीं है यार, कुछ और है, जो भी है एक्स वाई जेड कलर है, वो कलर जो है ना क्लास के लिए, ब्लू तो रिजर्व वर्ड के लिए, ब्लू कलर ये यहाँ पे कलर दिखता नहीं ब्लू, उसमें देखोगे रिकॉर्डिंग में तो तुमको समझ में आएगा। हाँ स्काई ग्रीन बोल सकते हो, वो टाइप का कलर, बोले सब छोड़ो कलर बोला पहले, नहीं एक्वा नहीं है ये एक्वा नहीं है, तो जो भी ये कलर है ना ये जितना है ये क्लास है, देखो इधर ये क्या है, ये सब क्लास है और ये क्लास के अंदर एक फंक्शन है, तो क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है, वो फंक्शन ऑलरेडी डॉटनेट फ्रेमवर्क ने हम लोग को लिख के दिया है, कोई ऐसा रिजर्व वर्ड नहीं है वो। अगर रिजर्व वर्ड होता, सबसे पहली चीज, रिजर्व वर्ड होता तो पूरा स्मॉल में लिखा हुआ होता, जैसे कि ये रिजर्व वर्ड है, ये रिजर्व वर्ड है, लेकिन ये जो ये क्या है, ये रिजर्व वर्ड नहीं है, ये मैंने एक फंक्शन का नेम दिया है, तो इसके लिए ये पास्कल नोटेशन फॉलो कर रहा है। जितने भी रिजर्व वर्ड होते हैं वो ऑल स्मॉल में हमेशा लिखे हुए रहेंगे, देखो ये पूरा स्मॉल लिखा है, ये पूरा स्मॉल लिखा है, इंट पूरा स्मॉल है, इफ स्मॉल है, एल्स पूरा स्मॉल है, ये सब रिजर्व वर्ड है, लेकिन ये रिजर्व वर्ड नहीं है। ये कौन सा नोटेशन फॉलो कर रहा है, ये पास्कल नोटेशन फॉलो कर रहा है। पास्कल नोटेशन मतलब क्लास हो सकती है या तो प्रॉपर्टी हो सकती है या तो फंक्शन, मेरी बात समझ रही है? अगर आइडेंटिफायर होता तो वो कैमल नोटेशन फॉलो करता, समझे मेरी बात को। तो उससे भी हम लोग को समझ में आ जाता है, जैसे अगर जैसे एकदम न्यू कोड तुम देख रहे हो तो उससे भी तुमको अंदाजा लग जाएगा कि बेसिकली ये क्या चीज है, तो ये क्लास है, ये उसका फंक्शन है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, स्ट्रिंग। कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कन्वर्ट डॉट, एक लाइन है, कन्वर्ट डॉट टू, जिसमें कन्वर्ट करना है वो। तो अब देखो यहाँ पे जब हम लोग इंट लिखते हैं ना तो चार अलग अलग इंटीजर आ जाता है, ठीक है, 16 बिट वाला, 8 बिट वाला नहीं है, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, तीन अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो ये अब मेरा एरर चला गया, अब ये क्या कर रहा है पता है, ये स्ट्रिंग को लेगा, ये स्ट्रिंग को लेके इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और इंटीजर को ले जाके एज में स्टोर करेगा। अब अगर यूजर ने इंटीजर की जगह कुछ और वैल्यू लिखा तो प्रोग्राम तुम्हारा फट जाएगा। क्यों, जैसे अभी यूजर ने लिखा 21 स्ट्रिंग में, तो 21 तो इंटीजर में कन्वर्ट होगा, 21 बन जाएगा, लेकिन अगर यूजर ने लिखा एबीसीडी तो वो इंटीजर में तो नहीं कन्वर्ट हो सकता ना, एबीसीडी कैसे इंटीजर में कन्वर्ट होगा, तो वो टाइम पे आएगा एरर, वो टाइम पे क्या आएगा, एरर, सिंपल। तो देखते हैं कोड। अच्छा मैंने यूजर को तो बोला ही नहीं वैल्यू लिख, पढ़ेगा तभी तो लिखेगा ना। एंटर एज, मैं यहाँ पे आगे लिखा 23, इधर पे डिबग डाल देता हूं मैं ताकि मैं तुमको वैल्यू बता सकूं। तो देखो ये एज में 23 आया, एज में 23 आया, 23 इज ग्रेटर देन 18, तो क्या आना चाहिए, वॉइड वैलिड, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखा मैं 10,
इनवैलिड, एल्स ब्लॉक में चला गया। ठीक है, ये तो हो गई आम जिंदगी, है ना। अब यूजर आया, यूजर आके लिख रहा है इंटर योर एज, ये भी तो सही है ना, एज पर यूजर। मेरी बात समझी, ये हो गया एरर। तो ऐसा एरर जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बीच में आता है, मतलब प्रोग्राम के रन टाइम में आता है। अब थोड़ा सा बैक जाते हैं हम लोग। बैक जाके मैं तुमको दो इन्वायरमेंट बताया था, एक बताया था कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट और एक बताया था रन टाइम इन्वायरमेंट। तो ये जो इन्वायरमेंट है ना, जो तुमको सामने दिख रहा है, ये रन टाइम है, ये प्रोग्राम रन हो रहा है तो वो। और कंपाइल टाइम का जब हम लोग प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बिल्ड, तो वो बिल्ड वाला जो होता है वो कंपाइल टाइम वाला इन्वायरमेंट होता है, ये जो होता है ये रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। ऐसा एरर जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बीच में आता है, वो एरर को हम लोग एक खास वर्ड बोलते हैं जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। तो ये जो आया ये एरर नहीं है, ये क्या है, एक्सेप्शन है, जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बीच में आएगा। देखो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन का एक मैसेज होता है, तो क्या है, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, के मतलब जो इनपुट स्ट्रिंग आई ना इंटीजर में कन्वर्ट होने के लिए, वो सही फॉर्मेट में नहीं थी कि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो सके। क्योंकि हम लोग ने क्या लिख दिया, 23 वर्ड्स में लिख दिया ना, तो 23 वर्ड्स में लिख दिया तो वो नंबर में नहीं कन्वर्ट हो पाई, नंबर में नहीं कन्वर्ट हो पाई तो एरर दे दिया। बात समझ में आया? क्योंकि प्रोग्राम कभी ये एक्सपेक्ट ही नहीं करे रहेगा ना, तुम्हारा प्रोग्राम ये एक्सपेक्ट नहीं किए रहेगा कि प्रोग्राम रन होने के बाद बंदा कौन सी वैल्यू डालेगा फिर वो कन्वर्ट करेगा। तो ऐसे एरर्स हमेशा कब आते हैं, रन होने के बाद। तो जो रन होने के बाद जो एरर आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन, और रन होने से पहले जो एरर आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स एरर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर। जैसे अभी ये एरर रन होने के बाद आया, लाइक जैसे ये एरर होता, लाइक मैं यहाँ पे सेमीकोलन भूल जाता, तो अब अभी जो एरर तुमको दिखा रहा है ना, वो एरर जो है ये कंपाइल टाइम एरर है। तो अभी ये जो ये टाइम पे जो एरर आ रहा है वो एक्चुअल में कंपाइल टाइम एरर है। कंपाइल टाइम एरर पूरा सॉल्व हो जाएगा, प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा, प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, रन होने के बाद यूजर कुछ वैल्यू डालेगा, यूजर की वैल्यू की वजह से अगर कुछ फटेगा तो दैट इज कॉल्ड योर एक्सेप्शन। बात समझ में आई? एक्सेप्शन किसको बोलते हैं और नॉर्मल सिंटैक्स एरर किसको बोलते हैं। ब्रांचिंग में इफ, समझा, इफ और एल्स को मैं कैसे लिखूंगा। तो अब यहाँ पे ना मैं मल्टीपल कंडीशंस को भी बाइंड कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन 18 एंड इसको हैंड नहीं कर सकते आप, मतलब कन्वर्ट को 16 के रहने दो, 23 में चलने दो, ऐसे नहीं कर सकते हैं। नहीं समझा क्या बोले, मतलब वो नंबर डालेगा जो भी चले, ले लो इनपुट, और स्ट्रिंग डालेगा तो भी दे दो इनपुट, ऐसे होता है। ऐसे कैसे करोगे, मतलब तुम्हें समझा नहीं है। पर ये करने बनाना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आपने लिखा ना 23 इन वर्ड्स लिख दिया आपने। तो फिर लॉजिक लिखना पड़ेगा, लॉजिक लिखो। 23 वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करने का लॉजिक है एक प्रॉपर। वर्ड नंबर टू वर्ड्स और वर्ड्स टू नंबर का लॉजिक ऑलरेडी है। वो लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके फिर उसको क्या, नहीं नहीं एमएफसी में नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड लॉजिक्स के अंदर जो ऑनलाइन सर्च करोगे तो मिल जाएगा तुमको, गूगल पे डालोगे डायरेक्ट ही मिलेगा। तो एज ग्रेटर देन 18 और लेस देन 60 तो ही वैलिड है। तो 60 से ज्यादा वैल्यू डालो तो भी इनवैलिड देना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, सर रन हो गए फटाक से बंद क्यों हो रहा है, मैंने रेड लाइन तो नहीं नहीं मैंने डिबग डाला है यहाँ पे, ये दिख रहेगा ये पॉइंट एरो के पास, उसकी वजह से रुक जा रहा है वो। तो मैं यहाँ पे डाला 63, अभी ये ग्रेटर देन 18 है बट लेस देन 60 नहीं है, तो इनवैलिड, बराबर। तो ऐसे तुम कंडीशन ज्वाइन करोगे तो ये एक कंडीशन बनी, दैट इज कॉल्ड योर C1। ये दूसरी कंडीशन बनी, ये हो गई तुम्हारी C2, और इसको मैं कंबाइन कर दिया एंड से। समझ में आएगा? तो दोनों ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर लिया, ब्रांचिंग हम लोग यूज कर लिए, यूजर से वैल्यू लेने का हम लोग यहाँ पे देख लिए, एक्सेप्शन के बारे में मैं तुमको बता दिया। ठीक है, तो ये इतनी चीज यहां तक, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या?
16 क्यों लिया? ओके देखो मेरे पास ना चार अलग अलग तीन एक्चुअली चार है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट, ये इंटीजर की रेंज है। ठीक है, तो जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना, तो कन्वर्जन के टाइम पे वो ये पूछता है कि तुमको कौन सी वाली रेंज में उसको कन्वर्ट करना है। तो अब वो रेंज क्या है? वो रेंज है एक्चुअल में इंटीजर की साइज, जो मैं साइज शायद पहले बताया भी था ना, 16 बिट से कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर तुमको पता है कि तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू तुम्हारी आने वाली है, अगर तुमको ये चीज मालूम है, लाइक समझो किसी का यूएस अमाउंट का कन्वर्जन है इंडियन अमाउंट में, मतलब वो सीआर में आने वाला है, तुमको पता है, मतलब 32,000 से ज्यादा है, तो तब तुम 16 बिट नहीं लोगे, फिर तुमको 32 बिट लेना पड़ेगा ताकि वो वैल्यू होल्ड कर सके। तो अब मेरे केस में यहाँ पे एज है, मेरी बात समझे, मेरे केस में यहाँ पे एज है, तो मेरे को मालूम है वो वैल्यू 32,000 से ज्यादा तो नहीं जाएगी, तो आइडियली मेरे को लेना चाहिए था वहां पे बाइट। एज पर ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव से मैं जो बोल रहा हूँ, शायद मैं बोला भी था ये कि हम लोग अभी इंट 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 यूज करेंगे, बिकॉज मेरे को उसमें तुमको नहीं फंसाना है कि कौन सा डेटा टाइप ऑप्टिमाइजेशन, पहले सादी कोडिंग तो आए, उसके बाद ऑप्टिमाइज करोगे ना उसको। मेरी बात समझी? तो मैं इसके लिए आंख बंद करके इंट ले लिया, और मेरे को मालूम है 32,000 से ज्यादा नहीं जाएगा, तो इसके लिए 16 बिट ले लिया। अगर मेरे को ऐसा होता कि वैल्यू थोड़ा बड़ी आने वाली है, देन वो टाइम पे मैं 32 बिट भी लेता। आई एम आंसर योर क्वेश्चन। एक भी दे सकते थे अभी, हाँ नहीं ना, 8 नहीं था वो, पता नहीं क्यों 8 आ नहीं रहा है, कि 8 निकाल दिया डॉटनेट से, पता नहीं, मैं ढूंढ रहा था क्योंकि 8 भी है। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा, मेरे को भी मालूम नहीं है उसका। 2:1, हाँ सॉरी, हाँ 2:8, सॉरी। अगर कहीं पे भी तुमको स्मॉल बी लिखा हुआ दिखेगा ना, दैट इज बिट्स, और तुमको कैपिटल बी लिखा दिखेगा, दैट इज बाइट। तो जो इंटरनेट वाले तुमको स्पीड दिखाते हैं ना, लाइक कोई भी एयरटेल हो, कोई भी प्रोवाइडर हो, तुमको जो स्पीड दिखाते हैं हमेशा वो लोग स्मॉल बी से दिखाते हैं। तो जो स्पीड तुमको एक्चुअल मिलने वाली होती है ना, वो उसको, मतलब जो वो लोग नंबर देते हैं ना, उसको डिवाइड बाय 8 करो तो वो तुमको एक्चुअल स्पीड मिलती है। क्योंकि हम लोग जो स्पीड कैलकुलेट करते हैं वो बाइट में करते हैं, मतलब हमारा, हम लोग एमबी का बी जो लिखते हैं वो कैपिटल बी लिखते हैं। एमबी में कैपिटल बी लिखोगे तो दैट इज बाइट, स्मॉल बी लिखोगे तो बिट। और जितने सर्विस प्रोवाइडर है वो लोग को नंबर बड़ा बताना होता है, तो इसके लिए वो लोग स्मॉल बी लिखते हैं, तो 8 गुना ज्यादा बड़ा नंबर आता है ना उनका। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, समझा ना क्या बोला? एकदम अलग क्वेश्चन पूछा है। बोले ये क्वेश्चन सिलेबस के बाहर का पूछा है। नहीं, मेरे को पता रहता तो मैं बता ही देता हूँ, मैं कभी नहीं बोलता कोई चीज के लिए, नहीं पता रहता तो मैं एकदम बोलता ये मेरे को नहीं पता है, फालतू बकवास करने से अच्छा। और कुछ यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, ब्रांचिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है ना शेष, ब्रांचिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्विच। ठीक है, लेकिन इसमें है ना इफ, हम लोग इफ देख दिए, इफ एल्स देख लिए, इसमें ना दो, एक और फॉर्म है जो है इफ एल्स इफ लैडर, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कब यूज होता है? देखो इफ में कैसा होता है, इफ में कब यूज करूंगा, सिर्फ इफ बोल रहा हूं, सिर्फ इफ, विदाउट एल्स। इफ में कब यूज करूंगा कि मेरे पास एक कोड ब्लॉक है, उसको मेरे को एग्जीक्यूट करना है कोई एक कंडीशन पे, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट करना है, कंडीशन फॉल्स होगी तो वही वाले को नहीं एग्जीक्यूट करना है, ना कि कोई दूसरा एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आ गई इफ, जो तुम बोल रहे थे। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या आती है कि मेरे पास दो कोड ब्लॉक है, दो कोड ब्लॉक है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोड ब्लॉक 1, और कंडीशन फॉल्स होगी तो कोड ब्लॉक 2, ये सिचुएशन है। तो उस टाइम पे इफ एल्स ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तीसरी कंडीशन कैसी है, मेरे पास 5 कोड ब्लॉक है, गौर से सुनो, मेरे पास 5 कोड ब्लॉक है। ठीक है, लेकिन पांचों में से कोई एक ही को चलाना है मेरे को। अगर लेकिन मैं चेक करना स्टार्ट करूंगा मैं सीक्वेंस से। अगर पहले मैं पहले वाले को चेक, पहली कंडीशन चेक करूंगा, अगर पहले कंडीशन ट्रू हो गई तो पहला एग्जीक्यूट होगा, तो बाकी 4 एग्जीक्यूट नहीं होंगे।
फिर पहला अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो दूसरी कंडीशन चेक होगी, दूसरा एग्जीक्यूट हो गया तो बाकी 3 नहीं होंगे। फिर मैं तीसरी कंडीशन चेक करूंगा, तीसरा एग्जीक्यूट हो गया तो बाकी 2 नहीं होंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि ऑल में से कोई एक ही ट्रू होगा, ऑल में से कोई, जैसे लाइक केबीसी, 4 आंसर में से एक आंसर सही, बराबर। अगर तुमने चेक करना स्टार्ट किया, पहले आंसर को चेक किया, पहला आंसर सही मिल गया, अब तुमको मालूम है 4 में से एक ही सही रहेगा, तो बाकी 3 को चेक करने की जरूरत है क्या? अगर ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है, तो ये सिचुएशन में जो हम लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, इफ एल्स इफ लैडर यूज करते हैं। तो यहाँ पे इफ लिखने का, यहाँ पे एल्स लिखने का, और इसके आगे एक इफ लिख देने का, इसी के आगे, इसी के आगे यही वाले इफ को हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, वो इफ ब्लॉक ही होता है। लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कैसा है कि जहां पर भी वो ट्रू हो जाएगा, उसके आगे के ब्लॉक्स को छोड़ देता है। तो उसको मैं लिख के बताता हूं, तब तुमको समझ में आएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग यूजर को बोलेंगे, यूजर को हम लोग दिखाएंगे एक मेनू। यूजर को बोलेंगे 1 लिखना फॉर एडिशन के लिए, 2 लिखना फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 लिखना फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए, 4 लिखना फॉर डिवीजन के लिए। यूजर से वैल्यू लेंगे। अब यूजर या तो 1 लिखेगा, या तो 2 लिखेगा, या तो 3 लिखेगा, या तो 4। अगर 2 लिख दिया तो सीधी सी बात है, नीचे 3 नहीं लिखा रहेगा, वो एक ही वैल्यू लिख सकता है। 2 लिख दिया तो 3 नहीं, 3 लिख दिया तो 4 नहीं, 4 लिख दिया तो लास्ट ही है, 1 लिख दिया तो 1 2 3 मैं चेक ही नहीं करूंगा। ये वही कंडीशन हो गई जो मैं तुमको केबीसी वाली बताया। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये कोड को निकाल देता हूं मैं यहां से, और यहां पे आके मैं लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, मैं लिखा 1 फॉर एडिशन, ठीक है, ये हो गया। इसको पहले रन करके देख लेते हैं, ये ऐसा आएगा। फिर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, यूजर को बोलेंगे एंटर योर चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे आया मैं, अब देखो मैं इसको क्या किया हूँ, मल्टीपल मल्टीपल कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखा हूँ। अगर मैं इसको चाहूँ ना, तो एक कंसोल डॉट राइट लाइन में भी पूरी चीज लिख सकता हूँ। कैसे, ये देख लो, ये अच्छी चीज है। 1 डॉट एडिशन, ठीक है। अब मेरे को नेक्स्ट लाइन में जाना है। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एक कैरेक्टर यूज करते हैं स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। तो अगर जब तुम स्लैश एन को प्रिंट करने जाओगे ना, तो वो प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि न्यू लाइन डाल देगा वहां पे। तो स्लैश एन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन। देखो दोनों लिखता हूं मैं। फर्स्ट जो 4 है वो पहले से आया, ये दूसरे से आया, सेम आउटपुट। समझ में आया क्या? तो इसको कट कर देता हूँ, अननेसेसरी इतना स्टेटमेंट क्यों लिखना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। और उसके बाद यहाँ पे आके मेरे को 2 लाइन छोड़ देना है, 2 ब्लैंक लाइन, यानी जो आउटपुट आ रहा है ना, मेरा एरो देखो, ये जो आउटपुट आ रहा है ना, इसके बाद 2 लाइन छोड़ना है, और यहाँ पे आके मेरे को लिखना है एंटर योर चॉइस। ऐसा मैं सोच रहा हूँ करना है मेरे को। तो उसके लिए क्या करूंगा, हो गया ना, 2 लाइन छूट गई। अब उसके बाद मैं लिखना चाहता हूं, क्या, तो ऊपर कहाँ जगह है, ऊपर कैसे करोगे मतलब, एक मिनट रन करता हूँ, वहां बताओ ऊपर कहाँ जगह है। अच्छा, ये स्पेस छोड़ना है, मेरे को लगा ऊपर करना, ऊपर जगह किधर है उसके। बस
ये ऐसा ना। एक और बता देता हूँ, जब इतना मालिक खर्चा हो ही गया है तो एक चिप्स ले ही लेते हैं। तो ये इसको यहाँ से भी स्पेस छोड़ देते हम लोग, इधर से भी इसको खसका देते। कैसे? तो उसके लिए स्लैश टी यूज होता है। तो यहाँ पे आके मैं लिखा स्लैश टी, तो देखो ये क्या हो जाएगा, स्लैश टी इज नथिंग बट टैब। देखो ऐसा देखो टैब। तो ये अभी एक का हुआ है, सबके लिए कर सकते हैं हम लोग। सर अगर जैसे आप चाहे तो कोई भी चूज करो, ऑपरेशन चूज करो हाँ और फिर ये सब चारों ऊपर से गायब हो गए, फिर बताना है। हाँ, कर सकते हैं वैसा, वो करते वो बताता ही हूँ मैं। मतलब वो डू यू वांट टू कंटिन्यू बोलेगा, वापस से पूछेगा, फिर से करेगा। हाँ वो बताता हूँ, सिंपल है वो, एकदम सिंपल लॉजिक है। ये स्क्रीन भी ठीक है, ये देखो, एस, ये हो गया। अब यहाँ पे यूजर लिखेगा वैल्यू। तो यूजर लिखता है लेट्स से 1, तो 1 फॉर एडिशन होना चाहिए। यूजर लिखता है 2, 2 फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन, 4 फॉर डिवीजन, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, तो इसके लिए मैं लिखूंगा इफ। ठीक है, तो पहले तो मेरे को जो यूजर चॉइस लिख रहा है ना, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आया इंट चॉइस नाम का वेरिएबल ले लिया। और अब यूजर से वैल्यू लेने के लिए क्या लिखूंगा, अगेन वही प्रॉब्लम आएगा, चॉइस इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, तो मैं क्या लिखूंगा, आप यहाँ पे टाइप कास्ट नहीं करना पड़ेगा। नहीं अभी एक ही मेथड यूज कर रहा हूँ, अभी कास्टिंग वोस्टिंग समझाना पड़ेगा। आपको याद है पर आसान नहीं लगता है ना एकदम बिल्कुल डायरेक्ट वो डेटा टाइप को करने के लिए करना है। ये अपन स्ट्रिंग ये देखो, इधर देखो। ठीक है, चलो तुम लोग इधर देखो। तो इफ ये चॉइस में आ गई वैल्यू, अगर चॉइस 1 है तो इधर एडिशन, अगर चॉइस 2 है तो सब्ट्रैक्शन, अगर चॉइस 3 है मल्टीप्लीकेशन, 4 है ठीक है, अगर चॉइस 1 2 3 4 के अलावा वो हीरो आगे 50 60 63 70 एक्स वाई जेड कुछ भी लिख रहा है, तो तो उसके लिए आएगा एल्स। वरना ये कुछ हो सकते हैं। हाँ नहीं चाहे तो नहीं, उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये जो मैं लिखा हूं ना, ये इफ एल्स इफ, दैट इज कॉल्ड इफ एल्स इफ लैडर। मतलब ऐसे सीढ़ी जैसे, पहले ये चेक करेगा, लैडर पता ना, लैडर सीढ़ी, ठीक है। तो इफ एल्स इफ लैडर बोलते हैं, पहले ये चेक करेगा, ये फॉल्स होगी कंडीशन तो ये चेक करेगा, ये फॉल्स होगी तभी ये चेक करेगा, ये फॉल्स होगी तभी ये चेक करेगा, सब अगर फॉल्स हो जाएगी तो ये। ठीक है, तो लेट्स से यूजर ने लिखा 1, तो अब यहाँ पे 2 3 4 और एल्स किसी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्ट ये लाइन के बाद डायरेक्ट इधर आ जाएगा वो। मतलब ये पूरा पार्ट जो है वो छोड़ देगा, कोई जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है, यूजर 1 लिखा है तो अब तुमने इफ एल्स इफ लैडर तभी हम लोग यूज करते हैं जब एक ही कंडीशन ट्रू होती है, वो बाकी चेक ही नहीं करेगा कोई भी कंडीशन। तो कुछ गधे लोग क्या करते हैं, ये इफ लिखते हैं फिर ये वापस इफ लिखते हैं, फिर इसको भी इफ लिखते हैं, इसको, इससे क्या होता है पता है, हर बार वो चेक करता है। हालांकि यूजर ने लिखा 1, तो 1 में चेक करके इसको एग्जीक्यूट किया, लेकिन फिर आगे इसको भी चेक करता है, इसको भी चेक करता है, इसको भी चेक करता है। अगर तुम इफ एल्स इफ लैडर नहीं लिखोगे, नॉर्मल इफ लिखोगे, तो मतलब अगर तुम्हारा कोड ऐसे होगा, अगर कैसा, ऐसा, तो वो हर बार चेक करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं इसका एग्जीक्यूशन पहले बताता हूं तुमको।
ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ हम इतने फोन उठा नहीं रहे, फोन बज रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे आया, इसको किया डिबग, F10 लाइन नंबर 18 में आया, लाइन नंबर 18 में आया तो आगे देखो ब्लैक स्क्रीन पे ये लिख दिया। अब लाइन नंबर 20 पे गया, जैसे लाइन नंबर 20 पे रीड लाइन दिया तो बोला यूजर को लिखना पड़ेगा वैल्यू, मैंने लिखा 2। ठीक है, मैं लिखता हूँ 3। ठीक है, मैंने लिखा 3 लिख के मैंने एंटर हिट किया तो चॉइस में वैल्यू क्या आ गई, 3। तो ये कंडीशन ट्रू होगी क्या? अब मेरे को देखो ये कंडीशन इवेलुएट होने से पहले मेरे को चेक करना है कि ये ट्रू होगी कि नहीं होगी। ऐसा तो देख के ही समझ में आ रहा है ट्रू नहीं है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है। तो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में मेरे को देखना है कि ट्रू हो रही है कि नहीं, तो इसको सेलेक्ट करने का, शिफ्ट F9 दबाने का, तो ये बता देगा कि ये कंडीशन फॉल्स है। अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, एग्जीक्यूट होने से पहले मैं उसकी वैल्यू पहले ही चेक कर ले रहा हूं। मतलब देख के मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि कंडीशन इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, होगी कि नहीं होगी, डिबग में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसको सेलेक्ट करने का, सेलेक्ट करके शिफ्ट F9 दबाओगे तो वो यहाँ पे वैल्यू दिखाने लगेगा वो कंडीशन की। और तुमको अगर चेक करना है कि यार ये किसके साथ ट्रू होती है, तो यहाँ पर उसको तुम एडिट करके देख सकते हो। 2 के साथ ट्रू हो रही है तो इवेलुएट, 2 के साथ भी फॉल्स है, 3 के साथ हो रही है क्या, तो कुछ समझ में आएगा। ये मैं क्या सिखा रहा हूँ तुमको पता है, ये डिबगिंग टेक्निक है, नहीं शॉर्टकट नहीं, ये डिबगिंग टेक्निक है भाई। ये डिबगिंग टेक्निक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तुम कोई भी कंपनी की जॉब के पे लगोगे ना, जॉब पे लगने के बाद तुमको डायरेक्ट ऐसा नहीं देंगे ये लो सॉफ्टवेयर, ये लो बनाओ, ये ऑब्जेक्ट, ये क्लास, ऐसा नहीं होगा। तुमको रेडीमेड प्रोजेक्ट होगा, रेडीमेड प्रोजेक्ट में कहीं एक स्पेसिफिक जगह पे बग आता रहेगा, मतलब कोई एक प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम को तुमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा पता है, सबसे पहले जो कोड ऑलरेडी लिखा है ना उसको समझना पड़ेगा। अब उसके समझने के लिए तुमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें वैल्यू कौन सी कहाँ कहाँ पे आ रही है, कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, कौन सी कंडीशन फॉल्स हो रही है, और कहाँ पे जाके ग्लिच आ रहा है। तो उसके लिए तुमको लगती है ये टेक्निक, दैट्स कॉल्ड डिबगिंग टेक्निक। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर तुमको ये चीज आ जाती है तुम्हारी जॉब कभी नहीं जाती है, भले तुमको कोड करने आए चाहे नहीं आए। हम लोग एज ए डेवलपर ये सोचते हैं, 90% लोग का दिमाग ये होता है कि अगर मेरे को कोड करने आएगा तभी मैं जॉब पे टिक पाऊंगा। ये सबसे घटिया और गलत सोच है, क्योंकि मैं आपको हजारों डेवलपर बता सकता हूँ जिनको कोड करने बिल्कुल नहीं आता है और जो लोग 10-10 साल से काम कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि उनको कोड करने नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि उसको उनको कुछ नहीं आता है। उनको डिबगिंग आती है, ठीक है, उनकी टेक्निकल स्किल, मतलब उनका जो ये होता है क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन पावर। इन्वेस्टिगेशन समझते हैं ना, मतलब ये आ रहा है तो कहाँ एरर हो सकता है, ये है तो क्या हो सकता है, ये है तो क्या हो सकता है, ये जो थिंकिंग होती है ना, मतलब वो थिंकिंग को बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन पावर। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इमेजिनेशन पावर, और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन पावर। तुम कितना इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, कितना अंदर खोद के तुम पूछ सकते हो कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, अच्छा ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। तो वो कोड समझने के बाद तुमको लिखना होता है 1 से 1.5 लाइन, उसके लिए मिलता है तुमको 1 हफ्ता, उसके लिए मिलता है तुमको स्टार्टिंग में 1 हफ्ता। समझे क्यों 1 हफ्ता देते, ताकि तुम कोड को डिबग कर सको, कोड को समझ सको। कोड को समझने के बाद पहले तो तुमको तुम कोड समझते हो, फिर कोड को डिबग करते हो, फिर उसके बाद तुमको समझेगा ना उसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर तो अच्छा यहाँ पे एंड नहीं लगाना था, यहाँ पे और लगाना था, इसके लिए तो एंड को कट करके और लिख देते। इतना ही कोड करना होता है तुमको, इतने कोड के लिए तुमको 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन ऐसा भी मिलता है। लेकिन वो एंड की जगह और आएगा ये समझने के लिए तुमको 5 दिन सही में लग जाता है, और वो 5 दिन 12-12 घंटा लैपटॉप लेके बैठना पड़ता है। मेरी बात समझी? तो पहले ये समझो कि जो जॉब को तुम टारगेट कर रहे हो, वो जॉब में वो जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट दिखाता है ना, लाइट बंद करके कोड कर रहा है ऐसा हुडी ओढ़ के, वो सब मोह माया है। वो मोह माया है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है, वो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर है। समझे? तो जी इन लोग दो जोक समझ गया एकदम। तो वो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स है, वो उन लोग, वो कोडर्स नहीं है। एक्चुअल जो कोडर्स होते हैं ना, एक्चुअल जो कोडर होते हैं, तुम उनको सही में काम करते देखोगे तो लोग खाली लैपटॉप की स्क्रीन में बैठ के देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि यार ये चल क्यों नहीं रहा है। समझे क्या? तो असल में वही है। तो तुमको पहले सामने वाले का कोड तुमको समझना है। अगर तुम लोग ऐसा सोचो कि मेरे को कोड करने नहीं आएगा, मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, तो तुम लोग बहुत गलत हो। अच्छा, किसके किसके पहचान में सॉफ्टवेयर डेवलपर घर में है जो काम करते हुए देखे हो? कौन कौन देखा है? एक कौन?
तुम तो सलमान को देखो, वो अम्मार को पूछो कौन है। अच्छा, तो ऐसा है क्या 24 घंटा कोड करते रहता है, ऐसा ऐसा है क्या? सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा टाइम किस पे स्पेंड होता है डेवलपर्स का? इन्वेस्टिगेशन, R&D, और सेकंड मीटिंग्स। एनी टाइम कौन कौन मेरे को कॉल किया और मैं कॉल नहीं उठाया हूँ? 5-6 लोग हाथ उठाए, कितने लोग उठाए, है ना? तो मैं मतलब मैं यूजुअली कॉल नहीं उठाता इसकी वजह से कि मैं 70% कॉल्स मतलब मेरे चालू रहते हैं, अलग 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 अलग, कभी इससे कभी अभी अभी 6 महीने से मेरा कॉल कम हो गया है, मतलब नहीं रह रहे कॉल्स मेरे, क्योंकि हम लोग का रिलीज विलीज हो गया क्या। अब वो ठीक है, वो अलग, वो आदत हो गई मेरे को, वो कहाँ जाएगी। नहीं, उसका रीजन ये है कि अभी ऑप्टिमाइजेशन है, तो मैं ऐसा फोन को डीएनडी पे डाल के ऐसा पलट के रख के और काम करता हूँ, तो फिर नहीं उठाता वो टाइम पे। अपने एक स्पेसिफिक टाइम में ही रात में 10 बजे के बाद फोन उठाता, वो ऐसा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, ये मैं इसके लिए तुमको बता रहा हूँ क्योंकि तुम 70% डेवलपर्स को देखोगे ना, या तो वो लोग मीटिंग्स में बिजी रहेंगे, या तो वो लोग स्क्रीन बैठ के गौर से देखते रहेंगे हर एक एक एंगल से, और 3 दिन देखने के बाद 2 लाइन का कोड करेंगे। तो अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा कोड करूंगा तब तभी मेरे को जॉब मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता। तुमको अपने डिबगिंग पावर, मतलब ये जो मैं पावर बता रहा हूँ ना, ये जो टेक्निक्स तुमको आएगी ना, तो ऑटोमेटिक तुम कंपनी में वर्क करोगे, ऑटोमेटिक, मतलब बिना कुछ बोले तुम खुद आओगे, तुम खुद बताओगे अरे सर मैं गया था तो 3 साल वाले को ये चीज नहीं आ रही थी, जो तुम बताए थे ये हो रहा है। और ये अपने पैलेंटी ऑफ स्टूडेंट्स आगे बोलते हैं, हाँ क्या, खुद से, ऐसा नहीं मतलब मैं, अब तो तुम लोग फीस भर दियो ना, अब तो पेड प्रमोशन नहीं करूंगा, है ना? तो अभी ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये हकीकत बता रहा हूँ, तो तुम खुद भी पूछोगे तुमको मालूम पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोड चलाना, कोड लिखना वो अलग चीज है। कंडीशन ये आ रही है, इसका इवेल्युएशन क्या होगा, ये इफ कैसे चलेगा, यहाँ पे लैडर की जगह पे इफ एल्स इफ यूज करना है, या ऐसे कुछ भी डिसीजन होते हैं, तो वो डिसीजन तुमको लेना होता है। कोड छोटा छोटा होता है, छोटा छोटा कोड होता है, ऐसा बहुत बड़ा तुमको कोई कोड नहीं करने दे देगा फर्स्ट डे से। तो ये चीज समझ लो कि जो जॉब को तुम टारगेट कर रहे हो, इनिशियली तुमको जाके वहां पे करना क्या है, ये समझा? तो देखो मैं इसमें वैल्यू चेंज कर दिया, वैल्यू चेंज किया तो ये ट्रू मेरे को पता चल गया कि ये चॉइस 3 के लिए ट्रू आएगी। तो ये अब मेरे को मालूम पड़ गया कि मैं अगर इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये देखो 2 भी फॉल्स किया, 3 में गया, 3 में जाके ये अंदर चला गया, यहाँ पे आ गया लाइन नंबर 32 में। तो इसने 3 लिखा तो MUL प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आगे किया, फिर से इसको रन किया, F5 किया, F5 करने के बाद यहाँ पे मैं कोई और नंबर लिखा, एल्स, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 था, तो एल्स में चला गया, ठीक है। फिर से मैं इसको रन किया, इसको रन करके यहाँ पे F5 किया, F5 करके मैं यहाँ पे आके लिखा 3 MUL, ठीक है। ये समझा इफ एल्स इफ लैडर, ठीक। यही वाले प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसके अंदर ही यही यही प्रोग्राम को आगे बढ़ा के इसके अंदर ही हम लोग लूप एग्जीक्यूट कर देंगे। टाइम बता, ठीक है, थोड़ा ही बचा है, पढ़ ले खत्म कर, ठीक। तो नहीं, ब्रांचिंग हो जाएगा ना अपना, खाली स्विच का पार्ट बता रहेगा, स्विच का पार्ट मैं प्रैक्टिकली बता दूंगा फिर कल लूपिंग भी स्टार्ट करूंगा, लूपिंग भी हो जाएगा, तो बताता हूँ। देख जितना सवाल करेगा उतना दे भैया। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इफ एल्स इफ लेटर में कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगी, जो कंडीशन ट्रू रहेगी उसके हिसाब से वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये समझा इफ एल्स इफ लेटर। तो एक तो तुम्हारा इफ था जो विदाउट एल्स चलता है, एक इफ विथ एल्स चलता है, एक इफ एल्स इफ लेटर है, और एक चौथा क्या है पता है, चौथे में है ये इफ में गए, तुमको ऐसा लगा यहाँ एक और कंडीशन चाहिए, एक और इफ लिख दी, वो इफ में गए एक और इफ लिख दी, एक इफ के अंदर एक इफ के अंदर दूसरा इफ लिखोगे तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ लिखो, वो अब वो आता कब है, वो एक कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है उसकी, मतलब जैसे इसकी एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, इफ की है, एल्स की है, उसमें कैसा होता है, अगर तुमको जरूरत पड़ेगी तो तुम नेस्टेड इफ लिखोगे, ठीक है। अगर इसमें आने के बाद अगर मैं चेक किया चॉइस अगर 1 है, और समझ लो आई एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू अगर 10 है, तो एक और इफ आएगा आई इज इक्वल टू 10, और जे की वैल्यू 12 है तो आएगा इफ जे इज इक्वल टू 12, समझेगा। तो ये नेस्टेड इफ लिखने की जगह इधर पे भी एंड डाल के लिख सकते हैं हम लोग,
मेरी बात समझिएगा, तो दोनों मतलब अब वो लॉजिक के ऊपर है। तो नेस्टेड इफ तुमको बहुत रेयर यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो उसको इग्नोर भी मारोगे तो चलेगा, बट वो भी है, मतलब वो भी है, लेकिन हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेस्टेड इफ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि वो यूजलेस है। ठीक है, किसी को पढ़ना है तो मैं वो दे दूंगा लिंक, पढ़ लेना। तो ये इफ, एल्स इफ, ये लैडर हो गया। नॉर्मल इफ विथ एल्स, इफ एल्स इफ हो गया। और इफ जो है, अगर मैं नॉर्मल इफ लिख रहा हूं, मेरे को एल्स नहीं लिखना है, तो मैं सिर्फ इफ लिख सकता हूँ। ये तीन इसका हो गया। अब इसमें एक लास्ट चीज बता रहा हूँ, वो देख लो। इसमें ये जो ब्रैकेट होता है ना, ये जो ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट? ये वाला ब्रैकेट। ये वाला ब्रैकेट जो है ना, ये ऑप्शनल है। कब ऑप्शनल है? अगर तुम्हारे कोड ब्लॉक में एक सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। मैं क्या बोला? अगर तुम्हारे कोड ब्लॉक में, अगर तुम्हारे कोड ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट है, अब इसमें कितना स्टेटमेंट है, तो इधर पे मैं नहीं भी लगाऊंगा ना तो चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा, चल जाएगा। इसमें कितना स्टेटमेंट है? ये देखो, कोई एरर नहीं है, प्रॉपर जैसा है वैसे ही इसको रन करूंगा। जो आउटपुट पहले आ रहा था वही आउटपुट अभी भी आएगा। लेकिन कब ऑप्शनल है? जब एक ही स्टेट, लाइक मल्टीपल स्टेटमेंट आएगा तो तुमको लगाना पड़ेगा। कोई 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 फर्क नहीं ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव से। उल्टा ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उल्टा ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कोड रीडेबिलिटी रिड्यूस करता है। इवन ये माइक्रोसॉफ्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर ऐसा है कि सिंगल स्टेटमेंट भी है तो तुम लोग ब्रैकेट लगाओ। लेकिन यहाँ पे ये बताने का रीजन क्यों है, मैं क्यों बता रहा हूँ फालतू का ये, मैं बता इसके लिए क्योंकि कुछ डेवलपर ऐसा लिखते हैं और अपने स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं कि वो कोड में ब्रैकेट ही नहीं लगा था, इफ का ब्रैकेट ही नहीं था, इफ की बॉडी ही नहीं थी। समझे क्या? तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसके लिए वो चीज तुमको पता होना चाहिए, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज वो बता रहा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि ऑलवेज ब्रैकेट लगाओ ताकि कोड रीडेबिलिटी जो है वो, अभी देखो ना ये कोड अजीब सा लगता है एकदम बिना ब्रैकेट का, ब्लॉक समझ में नहीं आ रहा उसके अंदर, तो कोड रीडेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। बट स्टिल लोग कोड करते हैं ऐसा भी, और कोड चलता भी है, ऐसा चला ना, अपना भी तो चला, तो कोड चलता है वैसा। तो वो चीज है, जो है कंसेप्ट में वो ऑलरेडी है ही, अब उसको तुम वो नहीं कर सकते, उसका कोई डिनाइल मोड नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, छुट्टी। फिर ये जो अपने